क्या कह क्या रहा है, पर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ कि एक ट्रांसफर अगर मैं कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रही हूँ, तो मैं क्यों किसी को अलाउ करूँगी हाँ। कि मेरी प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है, रेंट्स है, उसके प्रॉफिट्स हैं, वो कुछ टाइम के लिए एक्यूमुलेट कर दे? मैं क्यों किसी को अलाउ करूँगी अगर ये मैं परचेज कर रही हूँ तो? हाँ हाँ, तो इस बात के लिए आप बाउंड नहीं है, यानी बायर या ट्रांसफरी बाउंड नहीं है, लेकिन अब हुँ, उनके बीच कोई रिलेशन है या अपनी उनकी अपना इंटरेस्ट है इस तरह का। मान लीजिए कि मैं अपनी प्रॉपर्टी से अपने बेटे को मेंटेनेंस देता हूँ, अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देता हूँ, और जी, वो प्रॉपर्टी मैं अब सेल करना चाहता हूँ। हुँ, तो सेल करते समय ही मैंने ये उसमें कंडीशन लगा दी कि मैं प्रॉपर्टी तो आपको सेल कर रहा हूँ मिस्टर ट्रांसफरी, लेकिन आपको तभी सेल करूंगा जब आप इसकी इनकम देते रहेंगे 5 साल तक मेरे वाइफ को या मेरे बेटे को, या जो भी जैसी स्थिति होगी। तो अब ट्रांसफर ही एक्सेप्ट करेगा अगर उसको उस प्रॉपर्टी की नीड होगी तो। अदरवाइज नहीं नीड है तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, उस कंडीशन को बोलेगा नहीं ये भाई, अनकंडीशनल अनकंडीशनल मैं ले सकता हूँ, कंडीशन पे मैं नहीं लूंगा। तो ये तो आप पार्टी की आपस की बात है, इसमें लॉ तो कह नहीं रहा कि नहीं एक्युमुलेट ही किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब तो तब बेसिकली गलत हो जाता। सेल के केसेस में ये नहीं होगा, ये मतलब सिर्फ़ फैमिली रिलेशंस वाले जो केसेस होंगे या गिफ्ट होगा, ऐसे नहीं, केसेस में होगा? लॉ आपसे ये नहीं कह रहा है कि ये रिलेशन कैसा होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि इस तरह की बातें हैं या होंगी, तो इस तरह के ट्रांसफर में ऐसी कंडीशन लगाई जा सकती है। बाकी लॉ ऐसा नहीं कह रहा है कि ये रिलेशन होंगे, नियर डियर होंगे, फ्रेंड्स होंगे तभी ये कंडीशन होगी। लॉ तो बिल्कुल कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो एग्री कर रहा है ट्रांसफर ही, तो ऐसी कंडीशन को वो एक्सेप्ट कर सकता है। पर फिर ये सेक्शन इलॉजिकल नहीं हुआ इस हिसाब से तो? तो मैं तो कह रहा हूँ कि इलॉजिकल है, लेकिन अब मान लीजिए कि एक शॉप है, वो हुँ, अच्छी किसी एरिया में शॉप है, और उस शॉप में मैं दुकान खोलना चाहता हूँ। ठीक और है। जिस ओनर की वो शॉप है वो कह रहा है कि भाई इस शॉप से तो मेरा मेंटेनेंस जाता है, ये शॉप मैं आपको नहीं दे सकता। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है भाई, मैं मेंटेनेंस दे दूंगा, मुझे दे दीजिए शॉप। तो ये तो हमारे दोनों पार्टीज के बीच की बात है ना, ये इसमें गवर्नमेंट लॉ कोई दूसरा व्यक्ति तो हमें बाउंड कर नहीं रहा है कि नहीं मुझे प्रॉपर्टी लेनी ही चाहिए और कंडीशनल प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। ये तो हम फ्री हैं, अपने वॉलंटरी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं। मतलब तब लॉ उस म्यूचुअल बात को सब अंडरस्टैंडिंग बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। सर ये ये लीज बात सर ये लीज गिफ्ट और ये बा, एक्सचेंज और ये ऑप्शनेबल क्लेम 4 रह गया था। हाँ, तो लीज, गिफ्ट और एक्सचेंज और एक ऑप्शनेबल। हाँ, चलिए तो इन चार को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके सर। तो लीज, गिफ्ट और एक्सचेंज। तो लीज और गिफ्ट एक्शनेबल क्लेम को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोग एक्सचेंज को कवर करते हैं, क्योंकि एक्सचेंज और सेल आपस में मिलते जुलते से हैं। तो सेल में हम लोगों ने देखा कि प्राइस के बदले प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, और एक्सचेंज में प्रॉपर्टी कंसीडरेशन उसका प्रॉपर्टी ही है, यानी एक प्रॉपर्टी के बदले में दूसरी प्रॉपर्टी का दिया जाना या लिया जाना। यानी सेल में क्या हो रहा था, थोड़ा सा सेल को जब आप ध्यान करेंगे तो ये बात बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगी कि मुझे प्रॉपर्टी की जरूरत है, मैं ट्रांसफर ही हूँ, तो उसके बदले में मैं कंसीडरेशन क्या दे रहा हूँ, प्राइस दे रहा हूँ। प्राइस मीन्स कि मनी मनी कंसीडरेशन। और बाकी सभी टर्म्स कंडीशन सेम होंगी, केवल एक कंडीशन चेंज हो जाएगी, कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन में जहां आप प्राइस दे रहे होंगे प्रॉपर्टी के बदले में, आप ऑफ कर लीजिए अपना माइक, किसी का माइक ऑन है। तो यदि हम कंसीडरेशन दे रहे होंगे मनी के रूप में, कैश के रूप में, वो सेल का ट्रांजैक्शन होगा। और जब हम प्रॉपर्टी के बदले में प्रॉपर्टी दे रहे होंगे तो ये ट्रांजैक्शन कहलाएगा एक्सचेंज। एक बेसिक डिफरेंस तो ये हो गया। यानी जब एसेंशियल, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। तो मैंने कहा कि कंसीडरेशन के लिए जब हम प्रॉपर्टी के बदले में प्राइस देंगे तो ये ट्रांजैक्शन कहलाता है सेल। और सेल में ट्रांसफर किस बात का होता है, ओनरशिप का। यानी हम अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी राइट्स दे देते हैं ट्रांसफरी को। ट्रांसफरर अपने जितने भी राइट्स हैं उसके बंडल ऑफ राइट्स वो देता है ट्रांसफरी को। इसी बात को हम लोग कहते हैं सेल।
एक्सचेंज में भी बंडल ऑफ राइट्स दिए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं ओनर के पास वो सब कुछ दे देता है ट्रांसफरी को। लेकिन बेसिक डिफरेंस एक कंसिडरेशन का है और दूसरा डिफरेंस है कि एक्सचेंज में मूवेबल और इमूवेबल यानी सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, तो सब्जेक्ट मैटर मूवेबल प्रॉपर्टी भी होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होगी, और कंसिडरेशन में प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी दी जाती है। इन दो बेसिक बातों को ध्यान रखते हुए हम एक्सचेंज को समझेंगे। एक्सचेंज फिर अलग से कुछ नहीं है, बस सेल का ही एक दूसरा रूप है। तो यानी पार्टीज कौन कौन होगा, तो दोनों। अब यहाँ पे एक विशेष बात आ गई ध्यान में सभी के, कि पार्टीज में हम लोगों ने सेल में बात की कि एक ट्रांसफरर होगा व्यक्ति, एक दूसरा व्यक्ति जो है वो ट्रांसफरी होगा। और एक्सचेंज में अब क्या हो रहा है कि पार्टी की जब हम बात करेंगे तो पार्टी में दोनों व्यक्ति ट्रांसफरर भी होंगे और ट्रांसफरी भी होंगे, क्योंकि दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी एक दूसरे को दे रहे हैं। तो इसका मतलब अपनी वाली प्रॉपर्टी के लिए वो ट्रांसफरर हैं और जो प्रॉपर्टी बदले में कंसिडरेशन के रूप में वो ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी के लिए वो ट्रांसफरी है। तो ये अपने आप में एक यूनिक यहाँ पे फीचर है इस एक्सचेंज का, कि दोनों पार्टीज जो हैं वो ट्रांसफरर भी होती हैं और ट्रांसफरी भी होती हैं। तो जब आप पार्टीज का नाम लेंगे तो वहां पे पार्टी में ट्रांसफरर ट्रांसफरी होगा, और वो ट्रांसफरर अपने आप में दोनों उसकी अपनी स्थिति होगी, या उसको उसका स्टेटस जो है ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों का स्टेटस होगा। वही व्यक्ति ट्रांसफरर भी होगा, ट्रांसफरी भी होगा, और फिर जब अपोजिट साइड में बात जाएगी तो वहां भी वो व्यक्ति ट्रांसफरर होगा, ट्रांसफरी होगा। सर ये अब जो दूसरा सर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही होगा। जैसे मान लो एक 70 लाख का प्लॉट है और एक 1 करोड़ का है, तो उसमें 30 लाख दूसरा उसको एक्स्ट्रा देगा एक्सचेंज हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ पैसे उसमें मूवेबल उसमें भी हो सकता है, सिर्फ मूवेबल जैसे बार्टर सब ट्रेड सब रहता हो है। सब होगा। पहले पूरी बात सुन तो लीजिए, इसके इंग्रेडिएंट्स कम से कम सुन लीजिए, तब क्वेश्चन आएगा ना। अभी तो ओके ओके, कंसेप्ट ही नहीं। कंटिन्यू। तो हम लोगों ने बात की कि मैंने केवल एक अभी आपको केवल हिंट दिया कि सेल से ही इसे हम आसानी से समझ लेंगे। अब इंग्रेडिएंट्स की बात मैं कर रहा था कि पार्टीज होंगी, तो पार्टीज में दोनों व्यक्ति ट्रांसफरर भी होंगे, ट्रांसफरी भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों व्यक्ति अपनी अपनी प्रॉपर्टी दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, तो इसलिए ट्रांसफरी भी हो जाएंगे और ट्रांसफर भी हो जाएंगे। दूसरे इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए, सब्जेक्ट मैटर, तो सब्जेक्ट मैटर यहाँ होगा मूवेबल एंड इमूवेबल बोथ प्रॉपर्टीज, यानी एक्सचेंज में मूवेबल प्रॉपर्टी का भी आदान प्रदान हो सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी आदान प्रदान हो सकता है। तीसरा इसका इंग्रेडिएंट्स है कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन के लिए यहाँ पे प्राइस नहीं दिया जा रहा है। प्राइस का मतलब होता है कैश, मनी। तो यहाँ पे मनी नहीं दी जा रही है, बल्कि प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी दी जा रही है। नेक्स्ट, यानी हम लोगों को पता चल गया पार्टी, कंसिडरेशन और सब्जेक्ट मैटर। अब बात आती है कि इसमें आप दे क्या रहे हैं, यानी ट्रांसफर क्या कर रहे हैं। तो ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यहाँ पे हो रहा है। एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा है, यानी दोनों पार्टीज अपनी अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप को दे रहे हैं एक दूसरे व्यक्ति को। फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए दोनों पार्टीज की तरफ से। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो यहाँ पे डीड बनेगी, एक्सचेंज डीड बनेगी, उस एक्सचेंज डीड को कॉन्ट्रैक्ट के सभी इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करते हुए उसे पूरा होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब इसके बाद बात आती है कि मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होगा। तो मोड ऑफ ट्रांसफर वही होगा जो सेल पे एप्लीकेबल है। तो सेल में हम लोगों ने देखा था कि 100 रुपीज, बिलो 100 रुपीज की बात हो रही थी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात हो रही थी। तो वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, यानी सेल वाला रूल अप्लाई होगा एक्सचेंज पे भी। अब इसके तो ये हो गया आपका एक्सचेंज। अब एक्सचेंज में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। सर इसमें पार्ट भी इन्वॉल्व कर सकते हैं ना, कि ये थोड़ा कैश दिया, थोड़ा प्रॉपर्टी दिया, या उधर से भी हाँ थोड़ा हाँ cash बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए 1 लाख की मेरी प्रॉपर्टी है, आपकी 90,000 की है, तो आप 10,000 रुपए दे देंगे तो ये बराबर हो जाए। तो ये 2 प्रॉपर्टी के ई- बदले एक के बदले 2, ये सब भी हाँ चलेगा हाँ ना इसमें? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको कार दे रहा हूँ, आप बदले में मुझे 2 मोटरसाइकिल दे रहे हैं, तो ये चल जाएगा। ओके सर। तो सर और कुछ? एक्सचेंज डीड में सब कुछ लिखा होना चाहिए ना इसके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। टर्म्स कंडीशन तो एकदम एग्जैक्ट नहीं होगी तो फिर ये अपने आप में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा ना।
और इसमें यहाँ इसमें जो फ्यूचर हम्म, इसमें फ्यूचर प्रॉपर्टी भी आएगी फ्यूचर में या एक्सचेंज नहीं नहीं, इमीडिएटली वो हो। तो पूरे टीपीए में नहीं आनी है। वो तो जब सेक्शन 5 में जिसकी बात आपने कर दी, इसका मतलब वो पूरे टीपीए पे एप्लीकेबल है। ओके सर। सर इसमें एक प्रैक्टिकली सेक्शन 5 डिफिकल्टी नहीं आएगी? सर सब इसमें एक प्रैक्टिकल किस डिफिकल्टी नहीं आएगी? सपोज कि मेरे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई हाउस है, मैं उसको सेल आउट करना हम्म चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने कंसिडरेशन में हम्म लिखा कि मैं इसको जो से आप इसके बदले में या तो मैं दूसरा अपना हाउस दे रहा हूँ, या फिर मैं जो है इसको हम्म अपनी एक गाड़ी दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो सर वहां पे फिर वो हम्म। ट्रांजेक्शन को शो करना मुश्किल हो जाएगा ना, कि वो उसके बदले में उसने प्रॉपर कंसिडरेशन रिसीव कर लिया या नहीं करा। तो वो वाला चैलेंज आएगा ना, कोर्ट कैसे वो बताएगा कि इस कंसिडरेशन प्रॉपर हुआ? क्योंकि अभी तो बैंक स्टेटमेंट चेक करता है, यहाँ पे पैसा ट्रांसफर हुआ है नहीं, एनईएफटी आरटीजीएस नंबर डालता है उसके अंदर। तो ये तो मतलब एक तरह से प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है ना। नहीं नहीं, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट इसलिए नहीं है कि आप एक ही डीड में तो सारी बात लिख रहे हैं ना, इसीलिए इसको हम कहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर। तो जब आप म्यूचुअल ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी एक व्यक्ति दे रहा होगा, आप ले रहे होंगे, और फिर आप अपनी प्रॉपर्टी दे रहे होंगे, वो व्यक्ति ले रहा होगा, तो सेम ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है? एक अच्छा, तो ही मतलब डीड में इस आपने लिखा। हाँ, एक ही डीड में लिखा है, बट उस पे जो है स्टैम्प ड्यूटी सब लोग सेपरेट सेपरेट पे कर रहे हैं उसी डीड के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जो जो प्रॉपर्टीज होंगी उनकी आप उनका टैक्स देंगे, उनके लिए उतने उस हिसाब से आप स्टैंप लगाएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके केस में आपका जो है, जो जो मैं हूँ, मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, तो मैं उसमें अपना वो कॉपी लगा दूंगा साथ में कि ये मैंने इसके साथ में ये ट्रांजेक्शन की, और वो मेरे साथ में कॉपी लगा देगा। तो वाइस वर्सा एक दूसरे का ट्रांसफर डीड जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो जाएंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, क्लियर है, थैंक यू। हाँ, इसमें आप लिखते ही हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर हो रहा है, ये हम लोगों के दोनों सर इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या पार्टी होगी, कुछ टेक्निकल लैंग्वेज हो के सकता है बीच में इसमें म्यूचुअल कुछ? ट्रांसफर है, तो फिर आगे कोई क्वेश्चन मार्क लगेगा? नहीं नहीं, एक्सचेंज बहुत कम पूछा भी जाता है, और पूछा भी जाता है तो सेल का रेफरेंस देके भी क्वेश्चन बन सकता है। या अलग से बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, ये किसी न किसी के साथ ही होता है। ओके सर। और कुछ? चलिए, तो अब हम लोग सर आ आप जाते हैं वो लीज। क्लियर है, आगे बढ़िए। हाँ। हाँ सर सर इसमें एक क्वेश्चन है हम्म कि क्या इसमें एक ही डीड बनेगी या दो सेपरेट डीड बनेंगी? मान लीजिए बिल्कुल, दो एक एक प्रॉपर्टी डीड है, होगी इसकी। सिंगल डीड बनेगी। एक डीड बनेगी, और आप अलग डीड बनाते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहां आप कंसिडरेशन लिखते हैं कि मैंने 50 लाख रुपए में अपनी प्रॉपर्टी दी, वहां आप लिखेंगे कि मैं अपनी ए प्रॉपर्टी के बदले में बी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, और बी प्रॉपर्टी ए प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, बी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, तो उसमें भी कोई ठीक प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है लेकिन सर, जहां तक म्यूचुअल ट्रांसफर की बात है, तो म्यूचुअल ट्रांसफर तो एक ही डीड में पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, चलिए, तो थैंक अब हम लोग आ जाते हैं लीज पे। लीज, तो लीज को समझने के लिए हम लोग बेसिक अपना जो प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शन करते हैं, हम लोग अपना मकान किराए पे देते हैं किसी व्यक्ति को, तो उस सेंस में, उस रेफरेंस में इस लीज को समझे हम लोग, तो ज्यादा इजी हो जाएगा हम लोग सर एक के लिए एक समझना। चीज पूछने की। हेलो। तो एक लैंडलॉर्ड। हम्म हेलो। हम्म। सर ये पूछना था कि बताइए। ये ग्रोइंग ग्रोइंग क्रॉप्स हेलो। एंड स्टैंडिंग हाँ। जो ट्री होते हैं, हम्म इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है सर? ये थोड़ा समझ नहीं आया था। हम्म। बिल्कुल समझिए इसको, लेकिन इस तरह के जो बियॉन्ड टॉपिक क्वेश्चंस आपके हैं, आपकी कोई क्वेरी है पर्सनल, तो इसको लास्ट में पूछिए, क्योंकि अभी कोई टॉपिक चल रहा है, अच्छा तो उस अच्छा, टॉपिक को ठीक खत्म है होने दीजिए, फिर इसमें अपनी ठीक बात है सर। पूछ लीजिए। ओके सर। तो हम लोग बात कर रहे हैं लीज की, और लीज के लिए मैंने कहा कि इसको आप समझेंगे अपने मकान को जब आप रेंट पे देते हैं, तो उस रिगार्डिंग आप समझेंगे, या जब आप टेनेंट के रूप में कोई मकान लेने के लिए जाते हैं किराए पे, तो उस रिगार्डिंग समझें, तो ये आपको ट्रांजेक्शन पूरा स्पष्ट हो जाएगा। तो एक व्यक्ति है, और लीज में जो सब्जेक्ट मैटर होगा हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, यानी मकान या प्लॉट, इसी तरह की चीजों को आप लीज पे ले सकते हैं या दे सकते हैं, यानी एक्सचेंज की तरह से इसमें दोनों प्रॉपर्टीज को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो अब मैंने कहा कि किराए पे मकान लेना और देना, तो इस रिगार्डिंग हम अब समझने की कोशिश करें कि पार्टीज कौन कौन होगा। तो एक व्यक्ति होगा जो अपना मकान या प्लॉट दे रहा होगा रेंट पे, और दूसरा व्यक्ति उसको ले रहा होगा, तो वो ट्रांसफर ही है, लेने वाला और देने वाला ट्रांसफरर है। तो यानी पार्टीज की जब बात होगी, तो दो पार्टीज होंगे, एक ट्रांसफरर जिसे हम लैंडलॉर्ड के नाम से जानते हैं, और दूसरी पार्टी जो है टेनांट के नाम से जानी जाएगी।
और यहाँ इस लैंग्वेज में यानी टीपीए की लैंग्वेज में हम उसको क्या कहते हैं, लेसर और लेसी। तो लेसर है ट्रांसफरर और लेसी है ट्रांसफर, यानी लैंडलॉर्ड और टेनांट, या उन्हीं को हम लेसर या लेसी के नाम से जानते हैं। अब यदि हम सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, यानी बिल्डिंग या प्लॉट। कन्वेंस क्या होगा, यानी ट्रांसफर क्या होगा किस बात के लिए, एंजॉयमेंट, ट्रांसफर ऑफ एंजॉयमेंट, यानी लैंडलॉर्ड ने अपना मकान किस लिए दिया आपको, केवल एंजॉय करने के लिए, केवल यूज करने के लिए, यूज करके आप उसके बदले में रेंट देते हैं, और रेंट दे करके आप जब आपका काम खत्म हो जाता है आप चले जाते हैं। बाकी उस मकान में आपका कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं होता है, उस प्लॉट में आपका दूसरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो ओनली इंटरेस्ट ऑफ एंजॉयमेंट। एंजॉय करने के लिए पोजीशन तो मकान, होगा प्लॉट। सर, पोजीशन होगा। एंजॉयमेंट में ऑलरेडी पोजीशन इंक्लूड हो जाएगा, आप पोजीशन दे नहीं रहे होते हैं अलग से, ये डिफरेंस हो जाएगा। जब एंजॉय करेगा व्यक्ति तो निश्चित रूप से उसके पास पोजीशन होगा, और वो पोजीशन के साथ ही एंजॉय करेगा, वो पोजीशन उसमें इंक्लूड है, लेकिन आप पोजीशन दे नहीं रहे हैं अलग से, इस सेंस में आपको समझना है। दिया जा रहा है एंजॉयमेंट, राइट टू एंजॉयमेंट। तो यहाँ जो बहुत से राइट्स हमारे पास हैं, उस राइट्स में से यानी बंडल ऑफ राइट्स में से मैंने एक राइट दिया, राइट टू एंजॉयमेंट। तो राइट टू एंजॉयमेंट का ट्रांसफर यहाँ पे होता है जब हम लीज की बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ड्यूरेशन का क्या होगा इसका, तो ड्यूरेशन इसका लंबे समय के लिए भी हो सकता है और किसी टाइम लिमिट के लिए भी हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 4 महीना, 10 साल, 20 साल, 100 साल, ऐसा कुछ भी टेन्योर हो सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सर्टेन टाइम, फॉर सर्टेन टाइम और परपिचुटी। इसके बाद जो लेसी होगा उसके द्वारा एक्सेप्टेंस मस्ट, एक यूनिक फीचर है लीज का कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस होनी चाहिए लेसी की, और दूसरा यूनिक फीचर है कि जो डीड एग्जीक्यूट किया जाएगा वो बोथ पार्टीज के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये यूनिक फीचर है, बाकी किसी ट्रांजैक्शन में ऐसी बात नहीं कही गई है। अब एक्सचेंज में आप कहेंगे कि सर वहां भी दोनों पार्टी ट्रांसफर करेंगे, यानी दोनों पार्टीज के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। और यहाँ डिफरेंस ये है कि प्रॉपर्टी एक ही है, एक व्यक्ति ट्रांसफरर है, एक व्यक्ति प्योरली ट्रांसफर ही है, फिर भी दोनों पार्टीज के द्वारा उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इसके पीछे रीजनिंग ये है कि बाकी ट्रांजैक्शन में एक बार डीड एग्जीक्यूट हो जाने के बाद ट्रांसफरी की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है, और लीज के केस में ट्रांसफरी की आगे भी लाइबिलिटी होती है, इसलिए उसके द्वारा एक्सेप्टेंस की बात आ रही है और एग्जीक्यूट करने की बात आ रही है, ताकि वो इन्वॉल्व हो उस ट्रांजैक्शन में। नेक्स्ट कंसिडरेशन, इसमें क्या होगा, तो कंसिडरेशन यहाँ पे प्राइस होगी, और प्राइस को हम प्रीमियम के रूप में जानते हैं या फिर हम रेंट के रूप में जानते हैं, दो तरह से, यानी प्रीमियम के रूप में या रेंट के रूप में यहाँ पे कंसिडरेशन हो सकता है। तो अब यहाँ प्रीमियम का क्या मतलब हुआ और रेंट का क्या मतलब हुआ। प्रीमियम का मतलब है कि लंप सम, यानी एक बार में ही आपने दे दिया, यानी आप गए लैंडलॉर्ड के पास तो उसने, लैंडलॉर्ड ने कहा कि भाई मैं बाहर रहता हूँ, बार बार आपसे मुलाकात नहीं मेरी होगी, आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए और 2 साल तक रहिए मकान में, 2 साल के बाद आप चले जाइए। तो आपने कहा ठीक है, मैं भी बार बार देने में मुझे भी दिक्कत होगी, तो मैं इकट्ठे आपको 2 लाख देता हूँ, और 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया। 2 साल आप रहे, मकान छोड़ करके चले गए, पैसा उनका हो गया और आपने एंजॉय किया 2 साल, दोनों चीजें बराबर हो गई। और बॉम्बे वगैरह में लगभग इसी तरह की चीजें चलती हैं। और हम लोगों के यहाँ इस एरिया में अगर दिल्ली एनसीआर वगैरह की बात करें आप, या पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो यहाँ मैक्सिमम 1 महीने का एडवांस लेता है आदमी, और हर महीने का एडवांस रेंट देता रहता है और रहता रहता है। तो यानी जब आप पीरियोडिकली देते रहेंगे तो उसको आप रेंट कह रहे हैं, और जब आपने इकट्ठे दे दिया तो उसको आप लंप सम के रूप में, और उसी का नाम है प्रीमियम। तो दोनों तरीके से ट्रांजेक्शन हो सकता है। अब इसके बाद, और ये जो रेंट है ये आप सर्विस के रूप में भी दे सकते हैं, आप किसी दूसरी थिंग के रूप में भी दे सकते हैं, फसल के शेयर के रूप में दे सकते हैं, किसी भी रूप में वो दे सकते हैं, वो परमिसिबल है। तो यानी पेरियोडिकली आपने दिया या किसी स्पेसिफिक ओकेजन पे दिया आपने, तो ये रेंट है, और एक बार में ही आपने दे दिया तो ये प्रीमियम। अब इसके बाद एग्जीक्यूट किया जाएगा, मैंने जैसा कहा कि दोनों पार्टीज के द्वारा। फिर इसके बाद मोड क्या होगा ट्रांसफर का, तो मोड होगा इसका, यदि रेंट ईयरली होगा या ईयर टू ईयर के लिए होगा, तब इस केस में रजिस्टर्ड डीड के थ्रू ही ट्रांसफर होगा एंजॉयमेंट का।
अदरवाइज अगर ईयरली नहीं है, ईयर टू ईयर के लिए नहीं है, तब ये ओरल भी हो सकता है, रजिस्टर्ड डीड के थ्रू भी हो सकता है। और जब आप केवल ओरल करेंगे ट्रांसफर, तो केवल पोजीशन को डिलीवर करके भी इसको पूरा किया जा सकता है। सर अब एक इसके डाउट है, बाद आपने बोला, हाँ यहाँ पे बोला आपने जो अगर 1 ईयर तक हम लोग कुछ देते हैं उसको सुखाधिकार, मतलब उसको एंजॉय करने का राइट्स, तो वो हाँ रजिस्टर हाँ हाँ कराना पड़ेगा। और अगर 1 ईयर से हम्म लेस है, जैसे नॉर्मली रेंट एग्रीमेंट 11 मंथ का ही बनता है, तो हाँ 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 वहां पे क्या है कि वो रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है उसमें, यही क्या है ना। हम्म और हम्म 1 ईयर से ज्यादा जाएंगे तो फिर वहां पे भी आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा उसको। सर यहाँ हाँ पे आप हाँ हाँ ईयरली रेंट की बात कर रहे हैं ना, जो ईयर में एक बार जाता है रेंट, उसकी बात कर रहे हैं ना आप? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके नहीं, सर। मेरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिलेटेड है, क्योंकि अगर रजिस्टर कराएंगे तो फिर उसको अलग से उसमें फिर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी ना, जो भी रेंट का वैल्यू बिल होगा 2% या 5% कुछ ऐसा है, बिल्कुल वो भी लिखना पड़ेगा अगर बिल्कुल करेगा सर, हम्म वो भी सर यहाँ दो तो प्राइस भी इसीलिए लिखना लोग, पड़ेगा वहां पे। हाँ हाँ, प्राइस मतलब वही जो लम सम अगर दिया है आपने तब लिखना पड़ेगा। जब आपने लम सम नहीं दिया है तब तो फिर वो रेंट हो गया ना, तो फिर मंथली जो आप दे रहे होंगे वही उसमें शो करेंगे। अच्छा सर, ठीक है यहाँ सर। पे जैसे अगर 12 महीने से ज्यादा किराए पे उठा है तो रजिस्टर्ड कराना हम्म, जरूरी है, या अगर दस तब बीस मस्त सालों हो के जाएगा। लिए 10-20 सालों के लिए उठाया और रेंट ईयरली पे करना है, जैसे साल में एक बार, तो भी ये रजिस्टर्ड हम्म जरूरी हो जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ हाँ ओके। बिल्कुल, अगर आपका एग्रीमेंट हुआ है 1 साल या उससे अधिक का, तो आपको रजिस्टर्ड डीड के थ्रू ही ट्रांसफर करना पड़ेगा अपना राइट। और ओके। अगर वो 1 साल से कम यानी 11 महीना, 10 महीना, 6 महीना है, तो फिर केवल आप ओरल से भी कर सकते हैं, और जैसा कि आप लोग करते हैं कि 50 रुपए के स्टैम्प पे लिख करके काम चला लेते हैं। अब इसके बाद फिर बात आती है कि यानी और क्या टर्म्स कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो एज पर सेक्शन 5 और 7 की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। अब इसके बाद लीज में एक बात आती है कि नोटिस देकर के, मतलब इसका डिटर्मिनेशन या टर्मिनेशन कैसे हो सकता है लीज का। तो टर्मिनेशन ऑफ लीज की बात आती है, कभी कभी ये भी आपसे पूछा जाता है, तो कैसे कैसे टर्मिनेट हो सकता है लीज। तो लीज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 105 में, और 107 में इसका मोड का तरीका बताया गया है कि मोड क्या होगा। और फिर इसके बाद 111 यानी 111 में लीज को टर्मिनेट करने की बात बताई गई है कि लीज कैसे टर्मिनेट हो सकता है। सर तो ये लास्ट लीज वाला को रिपीट कर दीजिए, एक मिनट कट गया था सर, लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए बस। मैं कह रहा हूं कि लीज को टर्मिनेट करने की जो तरीके हैं वो 111 में बताए गए हैं, और 105 में उसको डिफाइन किया गया है, और 107 में उसको ये बताया गया कि मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होगा। मोड हम लोगों ने देख लिया, डिफिनेशन देख ली, उसकी टर्म्स कंडीशन देख लिया हम लोगों ने। अब टर्मिनेशन ऑफ लीज की बात आती है। तो लीज का टर्मिनेशन जो होगा वो बाय लैप्स ऑफ टाइम, पहला तरीका उसका है लैप्स ऑफ टाइम बाय हैपनिंग ऑफ स्पेसिफिक इवेंट। यानी आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था आपस में दोनों पार्टीज ने, ये कहा था कि अ, बारिश के मौसम में 4 महीने तक आप दुकान चलाते हैं, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हाँ भाई ठीक है, जब जाड़ों का मौसम आ जाएगा तो हमारा लीज खत्म हो जाएगा। या आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि जब बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। या आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर्दियों का मतलब गर्मी का मौसम आएगा, यानी कुछ भी आपने हैपनिंग के बाद की, और वो हैपनिंग हो जाने के बाद आपका लीज खत्म हो जाएगा। तो एक में है टाइम, फिक्स टाइम है 6 महीना, 5 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल। और दूसरा कहा जा रहा है कि किसी इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड है, तो वो इवेंट हैपनिंग या नॉन हैपनिंग हो गई तो आपका लीज समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए कि वार चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और आपने कहा कि जब वार खत्म होगा तो हम लोगों की लीज खत्म हो जाएगी। मान लीजिए कि उसी वार में कुछ आप सप्लाई कर रहे होंगे, तो स्वाभाविक है कि उसी वार पे डिपेंड होगा आपका लीज। तो इस तरह की किसी भी तरह की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग को आप अ, अ, उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो उस इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे आपकी लीज खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, बाय टर्मिनेशन ऑफ लेसर्स इंटरेस्ट, यानी लेसर का जो इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, उस लेसर का अपना इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए तो लीज भी अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट, बाय मर्जर, यानी लेसर के और लेसी के राइट्स एक दूसरे में मर्जर हो जाए
तो भी लीज अपने आप समाप्त हो जाएगी। जैसे लेसी ने आपकी प्रॉपर्टी परचेज कर ली, तो स्वाभाविक है कि अब लैंडलॉर्ड के राइट्स भी मर्जर हो गए लेसी के राइट में, तो इसलिए अपने आप अब लीज का कोई अस्तित्व या एग्जिस्टेंस नहीं होगा। नेक्स्ट, बाई एक्सप्रेस सरेंडर, यानी सर लेसी ने ये आपने जो टर्मिनेशन बताया, आपने जो इंटरेस्ट खत्म हो गया, इंटरेस्ट खत्म में मतलब अगर जो है पहले ओनर ने जिसने लीज ट्रांसफर की उसने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी, तो वहां पे लीज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी? नहीं नहीं, सेल करने से ये लीज खत्म नहीं होता है। यहाँ इस तरह से उसका इंटरेस्ट खत्म होगा कि जो लेसी है वो अब फिर सब लेट कर रहा है, सब लीज पे दे रहा है, और उसका लीज जो है 3 साल के लिए था, और उसने आगे दिया लीज, मान लीजिए उसका टाइम अब खत्म हो गया था, उसका टाइम बचा हुआ था 1 साल के लिए, और आगे उसने दे दिया 18 महीने के लिए, तो 6 महीने पहले ही उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो अब उसका इंटरेस्ट जब खत्म होगा तो ये लीज खत्म हो जाएगा। अब जो ओरिजिनल ओनर है उसके परमिशन से फिर ये आगे कंटिन्यू कर सकता है। इसकी बात अभी हम लोग करेंगे 2 मिनट बाद, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अब ठीक है इसके सर। बाद बाई एक्सप्रेस सरेंडर, यानी वैकेट करके, लेसी जो है वैकेट करके पोजीशन डिलीवर कर देता है ओनर को, तो ये माना जाता है कि उसने सरेंडर कर दिया, अब वो आगे टेनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। इम्प्लाइड सरेंडर, इम्प्लाइड सरेंडर का मतलब ये है कि मेरी और लैंडलॉर्ड के बीच में जो बातचीत हुई है उसके अकॉर्डिंग अभी लीज मेरा पूरा दिसंबर चलना है, लेकिन लैंडलॉर्ड को मान लीजिए कहीं बाहर जाना है, अवेलेबल नहीं रहना है, या मुझे अवेलेबल नहीं रहना है, तो हम लोगों ने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आज की डेट में ही 14 दिसंबर को ही एक नया लीज बना लिया। तो जैसे ही नया लीज एग्रीमेंट बना, तो इसका मतलब जो अभी हमारा 16 दिन 17 दिन बचा हुआ है वो अपने आप मान लिया गया कि वो सरेंडर कर दिया गया, वो समाप्त हो गया। तो इसी को हम कहते हैं इम्प्लाइड सरेंडर, यानी हम लोगों ने सरेंडर के बारे में कोई एक्सप्रेस उसमें टर्म्स कंडीशन नहीं लिखी हुई है, लेकिन नई लीज उसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उसी पार्टीज के बीच में हो गई, तो पुरानी वाली लीज मान लिया जाता है कि टर्मिनेट हो गई। नेक्स्ट, बाय फोर फीचर, यानी लेसी ने किसी टर्म्स कंडीशन को वायलेट कर दिया, तो टेनेंट सॉरी लैंडलॉर्ड के पास एक राइट है कि वो टेनेंसी के राइट को फॉरफिट कर सकता है, यानी कि वो सीज कर सकता है। नेक्स्ट लास्ट है आपका बाई एक्सपायरी ऑफ नोटिस टू क्विट, यानी लैंडलॉर्ड को अपनी प्रॉपर्टी की कोई रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग वो वैकेट करने की बात करता है टेनेंट को, तो इस तरह की वो नोटिस देगा उसे, और नोटिस में जो डेट लिखा होगा उस डेट के एक्सपायरी के बाद वो लीज मान लिया जाएगा कि अब टर्मिनेट हो गई। तो नोटिस वाला जो मैटर है जनरली ये टेनेंट सॉरी लैंडलॉर्ड या टेनेंट अपनी मनमानी तरीके से नहीं ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उस लीज एग्रीमेंट में लिखा हुआ है यदि कि हाँ जो पार्टीज हैं आपस में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 15 दिन 30 दिन 6 महीने, अभी इस पे मैं बात आऊंगा दूसरे टॉपिक के तहत कि 6 महीने 15 दिन की बात किस रिगार्डिंग होनी है, ये करके भी वो लीज को टर्मिनेट कर सकते हैं। अब जो ये 6 महीना 15 दिन का दो वर्ड मैंने यूज किया, तो सेक्शन 106 में ही मेंशन है कि अगर पार्टीज ने कोई एक्सप्रेस कंडीशन लीज में लिखी हो, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने आपस में लिखा हुआ है कि 15 दिन की नोटिस के बाद ये लीज समाप्त हो जाए, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्म्स कंडीशन है तो वो टर्म्स कंडीशन प्रिवेल करेगा। अदरवाइज अगर कोई टर्म्स कंडीशन लीज में नहीं है, लीज डीड में नहीं है, तो सेक्शन 106 सीन में आएगा, और सेक्शन 106 कह रहा है कि यदि इंडस्ट्रियल कोई लीज है या एग्रीकल्चरल लीज है तो माना जाएगा कि वो ईयरली लीज है, और उसके लिए कम से कम आपको 6 मंथ की नोटिस देनी पड़ेगी। और अदरवाइज यानी कोई जनरल लीज है, यानी आप रेजिडेंशियल पर्पज से या किसी दूसरे पर्पज से आपने लीज लिया हुआ है या दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको 15 डेज की नोटिस देनी पड़ेगी। तो ये है नोटिस का रूल। तो अब हो गया हम लोगों का टर्मिनेशन ऑफ लीज। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लीज और लाइसेंस में डिफरेंस क्या है। लीज और लाइसेंस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स मिलते जुलते से हैं, तो इसलिए इनमें बार बार कंफ्यूजन होता है। तो लीज और लाइसेंस दोनों टीपीए के पार्ट नहीं है। लाइसेंस को डिफाइन किया गया है ईजमेंट एक्ट में, सेक्शन इसका है 52, जहां लाइसेंस को डिफाइन किया गया है, और लीज को जैसा मैंने कहा 105 में डिफाइन किया गया है।
अब डिफरेंस की अगर बात की जाए तो लाइसेंस को समझने के लिए आपको गन के लाइसेंस समझना होगा। हालांकि लीज और लाइसेंस दोनों केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होते हैं, लेकिन गन से आपको बात समझ आ जाएगी। यदि आपको गन का लाइसेंस दिया गया है तो गन आप केवल और केवल आप यूज कर सकते हैं। इवन आपकी डेथ के बाद आपके एयर्स भी उस गन के लाइसेंस को यूज नहीं कर सकते जब तक कि उस लाइसेंस को वो अपने नाम से रीन्यू न करा लें। अदरवाइज उन्हें अपना गन भी सरेंडर करना पड़ता है। आपका गन आपका सर्वेंट नहीं यूज कर सकता, आपका गन आपका भाई यूज नहीं कर सकता, आपका गन आपका कोई भी दूसरा फैमिली मेंबर यूज नहीं कर सकता है। तो अब इसी बात को यहाँ पे आपको समझ लेना है और इसी रूप में आपको डिफरेंशिएट दोनों को करना है। तो सबसे पहले आप प्रोविजन के बेस पे डिफरेंस बता देंगे कि लाइसेंस को सेक्शन 52 ईजमेंट एक्ट में डिफाइन किया गया है, लीज को सेक्शन 105 टीपीए में डिफाइन किया गया है, दोनों में इंटरेस्ट क्या है। फिर आप दोनों का लॉ भी अलग अलग बताना चाहें तो अलग अलग बता सकते हैं कि लीज के लिए इंडियन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होता है और लाइसेंस के लिए इंडियन ईजमेंट एक्ट अप्लाई होता है। इंटरेस्ट क्या देते हैं आप, तो राइट टू एंजॉयमेंट का ट्रांसफर करते हैं आप लीज के लिए, और लाइसेंस में आप कोई एक्ट करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए आप अथराइज करते हैं, केवल कोई राइट ट्रांसफर नहीं करते हैं। यानी जो लाइसेंस होता है वहां कुछ ट्रांसफर नहीं होता है ट्रांसफरी के फेवर में या लाइसेंसी के फेवर में। यानी गवर्नमेंट जो आपको गन का लाइसेंस देती है तो आपके फेवर में कुछ ट्रांसफर नहीं करती है, केवल आपको अथराइज कर रही है कि हाँ आप गन ये रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह से लाइसेंस में जहां कहीं भी बात आएगी वो सेम वही प्रिंसिपल डिटो चलेगा। तो उसी गन को ध्यान में आप रखेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसफर क्या हो रहा है यहाँ पे, तो जो लीज है ये असाइनेबल है, यानी आगे भी आप इसे फर्दर किसी दूसरे लेसी को असाइन कर सकते हैं अपना राइट, और लाइसेंस में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हेरिटेबल, तो लीज जो है वो हेरिटेबल है, लाइसेंस जो है हेरिटेबल नहीं है। डेथ का क्या इफेक्ट होगा, तो डेथ हो जाती है अगर लेसी की तो उसके जो एयर्स हैं, लीगल एयर्स हैं, यानी वाइफ, उसके चिल्ड्रन, उसके मदर फादर, वो उस मकान में रह सकते हैं और लाइसेंस को वो यूज नहीं कर सकते हैं, वो उसका द एंड हो जाए। सीजेशन कैसे हो सकता है, यानी क्रिएशन और सीजेशन कैसे होगा, तो क्रिएशन होता है यानी कि लीज में इंटरेस्ट है आपका प्रॉपर्टी में, और जैसा हमने कहा कि वो हेरिटेबल है, ट्रांसफरेबल है, और लाइसेंस में कोई राइट आपका क्रिएट नहीं होता है और वो सीज भी इजीली कर जाता है। यानी पार्टी जो है केवल नोटिस दे करके लाइसेंस को समाप्त कर सकती है और पार्टी जो है लीज को इजीली समाप्त नहीं कर सकती है। जो सेक्शन 111 में यानी 111 में जो बातें कही गई हैं उन रूल्स को फॉलो करके ही आप लीज को टर्मिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज टर्मिनेट नहीं कर सकते, और लाइसेंस को आप इजीली टर्मिनेट कर सकते हैं। अब जैसे गन का ही आप एग्जांपल लें तो जब भी एडमिनिस्ट्रेशन को लगेगा कि आपसे कोई दिक्कत है आपके गन के लाइसेंस को वो सस्पेंड कर दें, और लीज के मामले में आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद प्रोटेक्शन क्या है, तो लेसी जो है अपने पोजीशन को, अपने एंजॉयमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है, उसके लिए सूट फाइल कर सकता है, और लाइसेंसी के पास डायरेक्ट राइट नहीं है, वो अथॉरिटीज के थ्रू ऐसा कर सकता है। टर्मिनेशन मैंने आपको बता दिया कि टर्मिनेशन नॉर्मली लीज में नहीं होता है और लाइसेंस को टर्मिनेट किया जा सकता है। इवन लाइसेंस का टर्मिनेशन तब भी हो जाएगा जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गई, यानी लाइसेंसर ने या अथॉरिटी ने ट्रांसफर कर दिया अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे को, तो लाइसेंस अपने आप टर्मिनेट हो जाता है। लीज के मामले में ऐसा नहीं होता। अभी जस्ट आपने जब क्वेश्चन पूछा तो मैंने बताया कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर सेल करने से लीज अपने आप टर्मिनेट नहीं होता है। तो ये इसके कुछ बेसिक डिफरेंस थे, और इसी के लिए केस लिख सकते हैं आप या नोट कर सकते हैं। एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया, एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया वर्सेस RN कपूर का केस है ये 1959 का सुप्रीम कोर्ट का, और ये बहुत ही लीडिंग केस है इस बात को लेकर के कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंशिएट किया था इन दोनों टर्म्स को इस केस में। सर दोबारा बता दीजिए केस का अगर नाम। एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया, एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया वर्सेस RN कपूर, ये सुप्रीम कोर्ट का 1959 का केस है। तो बेसिक सभी बातें लगभग हम लोगों ने लीज के बारे में कर ली। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का गिफ्ट।
और लीज के बारे में कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। 1959 है सर। हाँ 1959। अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन है मेरा। ये जो होटल रूम्स होते हैं, ये हाँ हाँ लाइसेंस हाँ। का पार्ट नहीं होता है क्या, जो होटल से रूम लेते हैं? होटल में जब आप एक रात के लिए रुकने के लिए जाते हैं तो बेसिकली ये लाइसेंस ही होता है, ये लीज नहीं होता है। तो सर इसमें क्योंकि भी हम एंजॉय होटल, कर रहे हैं, हम इसमें भी तो एंजॉय कर रहे हैं, हाँ जैसे कि आपने लीज में बोला कि हाँ राइट टू एंजॉयमेंट होता है। हाँ हाँ, इसमें जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही थीन होता है, और थीन डिफरेंस को आप कैसे सेपरेट करेंगे उसके लिए सबसे जो बेसिक आइडिया है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कंट्रोल जो है, कंट्रोल किसके हाथ में है। अगर लैंडलॉर्ड का कंट्रोल होगा तो वो लाइसेंस है, और अगर टेनेंट का कंट्रोल है उस पोजीशन पे, उस एंजॉयमेंट पे, तो वो लीज है। अब इसके लिए क्या एग्जांपल आप लेंगे, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो वेंडर्स अपना लगाते हैं शॉप, तो रेलवे जी। प्लेटफॉर्म पे वेंडर्स के लिए जो कंट्रोल है वो सारा कंट्रोल होता है रेलवे के पास, तो इसलिए उनको वो लाइसेंस मिला होता है। आप देखते होंगे उनके अपने बोर्ड पे लिखा होता है लाइसेंस, तो उनको वो लाइसेंस दिया गया है, वो लीज पे नहीं है। क्यों नहीं है, कि कंट्रोल है पूरा रेलवे के पास। तो यही चेक करना पड़ेगा आपको कि कंट्रोल किसके पास है। तो कंट्रोल होता है होटल के पास, तो आप लाइसेंस पे हैं, और कंट्रोल आपके पास होगा तो आप लीज पे हैं। ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस यही। तो हम सर और कोई एग्जाम्पल क्वेरी में का लिख सकते क्वेश्चन? हैं लाइसेंस के, जो मतलब एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि होटल रूम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप रेलवे ठीक का है। एग्जाम्पल लिख देंगे कि उनके प्लेटफॉर्म पे जो वेंडर्स हैं उनको लाइसेंस मिला हुआ है, जबकि वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी प्लेटफॉर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और उसको वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनको लाइसेंस मिला हुआ है, वो लीज पे नहीं। रेलवे जब देखो चाहे क्या उनका लाइसेंस, देखो क्या रेलवे होटल जब में चाहे क्या उनका रहता है ना, लाइसेंस होटल में दोनों चीज अप्लाई है, लीज भी है और उसमें जो है लाइसेंस भी है। होटल के केस में क्या रहता है कि सपोज कि प्रॉपर्टी का ओनर कोई और है, तो पहले वो उस बिल्डिंग को, उस लैंड को जो है रेंट पे लेगा, किराए पे लेगा, तो वहां पे लीज का कॉन्सेप्ट आ गया। फिर उसके बाद उसमें होटल की एक्टिविटी रन करने के लिए उसके लिए वो होटल का लाइसेंस लेगा। तो लाइसेंस लेने का मतलब है कि आगे वो जो है किसी भी व्यक्ति को वहां पे स्टे करवाएगा, तो उस लाइसेंस के बेस पे वो सुख सुविधा प्रदान करेगा वहां पे, तो वो लाइसेंस वहां पे होगा। तो दोनों चीज अप्लाई होती है वहां पे, बस देखना कैसे आपको मैंने अप्लाई इस करना मैंने बेसिक बात इसीलिए आपको बेसिक बात बता दी कि जहां कंट्रोल ओनर के पास है वो लाइसेंस होगा, कंट्रोल अगर टेनेंट के पास है वो हो जाएगा लीज। बाकी आपको कोई दूसरा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सर और दोनों आज तो एग्जांपल हमें मैंने आपको ज्यादा दे दिया। डिटेल में मत जाओ, केवल हमें आप बताओ डिटेल में कि मत क्या जाओ सर, आज आप लोग अटक रहे हैं ठीक है तो। सर, आ गया सर। नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए सर, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट कीजिए। चलिए ये अब आ साहब जाते हैं हम लोग गिफ्ट पे। जैसा आप लोगों ने कहा कि आज डिटेल नहीं जाना है, तो यही आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप केवल कहानी सुनिए, डिटेल में जाएंगे तो आप उलझेंगे केवल। आइए, बीच में साथी सर तो गिफ्ट, डिस्टर्ब करते हैं। आज इनको कहो कि कोई सुनते कोई रहें बात नहीं बस। है। हाँ, सुनते रहें बस। आज राम कथा हो रही है, राम कथा केवल सुननी है, बोलना नहीं। सुननी है। हाँ जी, हाँ तो जी। हाँ, तो अब इसका दूसरा जो हम लोगों का कंसेप्ट है वो गिफ्ट। और गिफ्ट में, इस गिफ्ट को भी आपको बेसिक अपने जो प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में देखते हैं कि मदर फादर किसी नियर डियर ने किसी को फ्री में प्रॉपर्टी दे दी, तो यही है गिफ्ट, यानी आपने कोई कंसिडरेशन नहीं लिया। अब इसका मेरे ये कहने का मतलब ये नहीं कि गिफ्ट जो होगा हमेशा नियर डियर के बीच में ही होगा। गिफ्ट किसी को दिया जा सकता है, लेकिन मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे नियर डियर कोई कंसिडरेशन नहीं लेता है और प्रॉपर्टी दे देता है, तो यही है गिफ्ट का पूरा कंसेप्ट। यानी गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, यानी आपने अपनी चल या अचल कोई संपत्ति बिना कंसिडरेशन के किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी, वही है गिफ्ट। अब इसको दूसरे वर्ड में भी आप कह सकते हैं कि गिफ्ट इज द वॉलंटरी एंड इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। अब इमीडिएट वर्ड जो यूज किया गया, इमीडिएट का मतलब है कि इमीडिएट वर्ड हटा लेंगे आप तो ये विल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो विल हमारे टीपीए का पार्ट नहीं है, इसलिए विल को हमें यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है। अब इसके एसेंशियल की बात की जाए कि गिफ्ट में एसेंशियल्स क्या क्या होंगे, तो फिर वही पार्टीज की बात आएगी। तो पार्टीज में जो ट्रांसफरर होगा उसे हम डोनर कहते हैं, और ट्रांसफरी को हम डोनी कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि
यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, तो यहाँ पे गिफ्ट डीड बनती है और उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट के सभी जो एसेंशियल एलिमेंट है वो फुलफिल होने चाहिए एज पर सेक्शन 5 आप टीपीए की कहें या एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहें आप, तो उसकी सभी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इसके बाद सब्जेक्ट मैटर इसका क्या होगा, तो सब्जेक्ट मैटर इसका मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी इसमें होती है, यानी एक्सचेंज की तरह से यहाँ बोथ प्रॉपर्टी को कंसिडर किया जाता है। और सेल और लीज और मॉर्गेज में केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है। ये डिफरेंस आपको लेकर चलना है। जो 5 स्पेसिफिक ट्रांसफर की बात की गई है टीपीए में, तो वहां सेल, मॉर्गेज, लीज, यहाँ पे तीनों में केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन होगा, और एक्सचेंज और गिफ्ट में बोथ प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर होगा। और एक्शनेबल क्लेम जो छठा आपका ट्रांसफर है वो बिल्कुल अलग ट्रांजेक्शन है, वहां हम मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी की चर्चा नहीं करते। अब इसके बाद यहाँ पे राइट क्या दिया जाता है पार्टीज को, तो यहाँ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी कन्वे किस बात को कन्वे कर रहे हैं आप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी पूरा बंडल ऑफ राइट्स ही ट्रांसफरर ट्रांसफरी को दे देता है। अब ट्रांसफरर के पास कुछ भी शेष नहीं है उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया गया है। और सेक्शन 5 से ही हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी ही होगी, लेकिन यहाँ पे गिफ्ट में स्पेशली मेंशन कर दिया गया है ये वर्ड कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को ही आप गिफ्ट कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती उसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते या गिफ्ट नहीं कर सकते। हालांकि ये सभी प्रॉपर्टी में है कि फ्यूचर प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। कंसिडरेशन, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन होता है, तो यहाँ आप लिखेंगे कंसिडरेशन में एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन ये ट्रांसफर होगा, क्योंकि जैसे ही कंसिडरेशन आएगा ये सेल या किसी दूसरे ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। विलिंगनेस होनी चाहिए, यहाँ पे स्पेशली विलिंगनेस की बात आई है क्योंकि फ्री में ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए विलिंगनेस या वॉलंटरी ट्रांसफर वर्ड जोड़ दिया गया है। हालांकि जितने भी ट्रांजेक्शन्स का नाम हम लोगों ने लिया सभी वॉलंटरी ही होना चाहिए। फियर या कोअर्सन या मिस रिप्रेजेंटेशन के साथ कोई ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा, लेकिन यहाँ चूंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ड वॉलंटरी जोड़ा गया है पर्पजली। नेक्स्ट, सर्टेन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, यानी एग्जिस्टेंस की जो बात है, तो एग्जिस्टेंस हम लोगों ने पहले क्लियर कर लिया कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट अगर आपने किया तो वो गिफ्ट जो है वॉइड हो जाएगा। और एक यूनिक फीचर इसमें है एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट, यानी बाकी में भी बात वही है, सेम है, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है, डिफरेंस यही है कि इन लाइफ टाइम ऑफ डोनर एंड व्हाइल ही इज स्टिल कैपेबल टू गिविंग। इसका मतलब ये हुआ कि डोनर ने डोनी को प्रॉपर्टी दे दी, उसका डीड बना दिया, लेकिन यदि डोनी ने एक्सेप्ट नहीं किया उसे, चाहे वो रजिस्ट्रार की ऑफिस में जाकर के डीड को एग्जीक्यूट करा रहा है, सारी गतिविधियों को संचालित कर रहा है, उस रूप में मान लिया जाए कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, या वो पोजीशन ले लेता है, या फिर उस गिफ्ट डीड का जो आप कहें कि डीड को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इन सारे जो तरीकों से उसके कंडक्ट से ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्टेंस का तरीका कुछ भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर वे नहीं फिक्स किया गया है कि इसी तरीके से एक्सेप्ट करना कंपलसरी है, लेकिन एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए। अब इसका एग्जांपल दिया जाता है कि मान लीजिए कोई माइनर है जिसे गिफ्ट दिया गया, मान लीजिए कि उसके दादाजी ने अपने ग्रैंडसन को गिफ्ट किया, और जो ग्रैंडसन है वो दादाजी के साथ ही रह रहा है और उसी प्रॉपर्टी में रह रहा है, तो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि दादाजी ने प्रॉपर्टी अपने ग्रैंडसन को दी और ग्रैंडसन ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि दोनों लोग साथ साथ ही हैं, तो अब यहाँ अलग से कोई एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसी तरह से वो ट्रांजेक्शन से प्रिज्यूम किया जाएगा कि एक्सेप्टेंस हुई या नहीं हुई। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि इसका तरीका क्या होगा, तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसफर होगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में, जैसा कि हम लोगों ने सेल के मामले में कहा था कि 100 रुपीज, मोर देन 100 रुपीज, तो यहाँ इस तरह का कंसेप्ट नहीं चलेगा। यहाँ कंसेप्ट सिर्फ ये है कि यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो रजिस्टर्ड डीड के थ्रू ही ट्रांजेक्शन हो सकता है, और मूवेबल प्रॉपर्टी है तब रजिस्टर्ड डीड के थ्रू या केवल डिलीवरी ऑफ पोजीशन से ही ट्रांसफर फुलफिल हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं अपना पेन आपको दे रहा हूं, तो मैंने दे दिया, आपने ले लिया, पोजीशन यानी डिलीवरी ऑफ पोजीशन हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया गिफ्ट।
लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको देना चाहता हूं तो मुझे रजिस्ट्रार की ऑफिस में जाकर के डीड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसे रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। और एक यूनिक फीचर इसमें अलग से है कि अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पे। यानी 2 ट्रांजेक्शन आपके टीपीए में ऐसे हैं, यानी गिफ्ट और मॉर्गेज, जहां की रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको अटेस्टेशन भी कराना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 विटनेसेस, यानी कम से कम 2 विटनेसेस के द्वारा अटेस्टेशन मस्ट है, गिफ्ट में और मॉर्गेज। गिफ्ट और मॉर्गेज दोनों में है ना आपने? हाँ, दोनों में अटेस्टेशन मस्ट है। और फिर एक जनरल लाइन आप लिख देंगे यहाँ पे कि सेक्शन 5 और 7 की जो रिक्वायरमेंट्स है टीपीए की, वो और सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की सभी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। अब कोई क्वेश्चन क्वेरी डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर इसके बाद प्लीज डाउट है, एक्शनेबल क्लेम करवा देना। बताइए गिफ्ट करने की कंडीशन में तो ये नियर डियर को ही कर सकते हैं या किसी भी मतलब थर्ड पार्टी को, फ्रेंड को भी कर सकते हैं गिफ्ट में? स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि ये आप नियर डियर को करिए, किसी को करिए, आप अपने दुश्मन को दे दीजिए, लॉ को इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसे देना चाहें उसे दीजिए, प्रॉपर्टी आपकी है, आप मालिक हैं। सर इसके बाद बट उसमें जो है उसमें रजिस्ट्रेशन में फिर वो इश्यू आएगा वहां पे। रजिस्ट्रेशन केस में अगर किसी थर्ड पार्टी को करते हैं तो फिर वहां पे रजिस्टर वैल्यू पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो ऐसे ही रहेगा। ये कंडीशन तो रहेगी ना सर इसमें? हाँ, ये तो उसका एक आप कहें कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना, इसमें हम लोगों को थोड़ा ही कुछ लेना देना है। लॉ तो कह रहा है कि हाँ दीजिए, जिसको मर्जी उसको दीजिए। प्रैक्टिकल हम लोग आगे देख लेंगे, फिलहाल हाँ बिल्कुल। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो एक इसी गिफ्ट से रिलेटेड छोटा सा कंसेप्ट है कि ओनरस गिफ्ट। कभी कभी आपसे वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि ओनरस गिफ्ट। तो ओनरस गिफ्ट का ये मतलब होता है कि आपने किसी को प्रॉपर्टी दी और उस प्रॉपर्टी पे कोई बर्डन है पहले से। मान लीजिए आपने अपना मोबाइल खरीदा, उस मोबाइल का ईएमआई आपको पे करना है और ईएमआई अभी पे की जानी है, वो मोबाइल आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस पर बर्डन है। तो बर्डन के साथ जब आप कोई प्रॉपर्टी अपनी किसी को देंगे तो वो व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा तो उसको बर्डन भी बियर करना पड़ेगा। एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो गिफ्ट नहीं लेना चाहता तो वो रिजेक्ट कर देगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। एक बेसिक ये छोटी सी बात आपको जान लेनी थी, यानी कि देयर मस्ट बी ए वैलिड गिफ्ट, यानी गिफ्ट की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हो। और इसके बाद फिर क्या होना चाहिए, कई थिंग्स वो दे रहा हो, जैसे मोबाइल दे रहा है, अपना चेयर दे रहा है, टेबल दे रहा है, उनमें से किसी पे बर्डन है। जैसे मोबाइल पे ईएमआई पे की जानी है, बाकी 2 चीजों पे नहीं की जानी है। तो यदि वो व्यक्ति पूरे गिफ्ट को एक साथ एक्सेप्ट करेगा तो उसे मोबाइल पे जो बर्डन है वो भी लेना पड़ेगा, उसकी भी लायबिलिटी, अदरवाइज उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। यही बेसिक सी बात आपको समझनी है ओनरस गिफ्ट के बारे में। अब दूसरा एक इसी में आता है वर्ड यूनिवर्सल डोनी, यानी जिसको आपने अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दी। यहां तो मैंने कहा कि 2-3 सामान आप दे रहे हैं, और यूनिवर्सल डोनी का मतलब होता है जहां आपने डोनी को सब कुछ अपना दे दिया है। यानी दादाजी ने अपने किसी ग्रैंडसन को अपनी पूरी प्रॉपर्टी देने की बात की, तो वहां उस प्रॉपर्टी पे भी वही सेम रूल्स और रेगुलेशंस लागू हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। यदि आप एक्सेप्ट करेंगे तो पूरी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब इसके अगर 2 अलग अलग ट्रांजेक्शन होंगे तब आप एक को एक्सेप्ट और एक को रिजेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग एक्शनेबल क्लेम पे। सर गिफ्ट जो है ये सेक्शन 5 और 7 में होगा, कवर्ड होगा। सेक्शन 5 और 7 की कंडीशंस अप्लाई होंगी कंसिडरेशन को छोड़ के, बाकी सभी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ओके सर। अब गिफ्ट के बाद ये जो ओनरस गिफ्ट बताया आपने, ये तो सब पे ही अप्लाई हो जाएगा ना? अगर हम कोई गिफ्ट या कुछ भी एक्सेप्ट करते हैं तो बर्डन तो ऑटोमेटिकली आ गया ना? तो यही अलग से आपको समझ लेना था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अलग से ये पूछ लिया जाता है कभी कभी वेरी शॉर्ट वगैरह में। ओके सर। तो थोड़ा सा आप इससे फैमिलियर होंगे तो लिख पाएंगे 2-4 लाइन। अब इसके बाद गिफ्ट के बाद मामले में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि क्या गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है या टर्मिनेट किया जा सकता है या सस्पेंड किया जा सकता है। तो जनरली इसका आंसर होगा आपका कि एज पर सेक्शन 126 जनरली गिफ्ट जो है रिवोकेबल नहीं होता है, टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, सस्पेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि गिफ्ट में कोई कंडीशन लगी हुई है और वो कंडीशन अभी फुलफिल नहीं हुई है तो उस कंडीशन के फुलफिल होने के पहले गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। एक बात तो ये होगी। दूसरा, उस कॉन्ट्रैक्ट का नेचर, यानी जो गिफ्ट
की डीड बनी हुई है उस डीड में कोई ऐसी कंडीशन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन उन सेक्शंस को रेफर करती हैं जहां की गिफ्ट वाइडेबल हो जा सॉरी कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है। तो वाइडेबल कब होता है कॉन्ट्रैक्ट? जब सेक्शन 15 से लेके 19 तक की कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी, यानी मिस रिप्रेजेंटेशन है, कोर्सन है, अंडू इन्फ्लुएंस है, तो फोर्स और फ्रॉड यूज किया गया है, तो वहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल, वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है, यानी आप चाहें तो कोर्ट में जाके उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर करा सकते हैं। तो उस तरह की कोई कंडीशन होगी तो गिफ्ट को भी नल एंड वाइड डिक्लेयर कराया जा सकता है। तो ये आंसर हो गया आपका इस रिवोकेशन के बारे में। अब आ सर, ये जाते हैं जो हम आपने लोग, ये गिफ्ट में जो आपने बताया है मिस रिप्रेजेंटेशन हम्म, वगैरह, इसका कुछ प्रैक्टिकल बता देंगे कैसे ये कनेक्ट इसका एक एग्जांपल बता दो। हाँ सर। जैसे जैसे मैंने दादाजी से कहा कि दादाजी सब प्रॉपर्टी मुझे दे दीजिए तो मैं आपकी खूब अच्छे से सेवा करूंगा, और दादाजी ने जब प्रॉपर्टी मुझे दे दी तो मैंने कहा दादाजी अब आप तो बूढ़े हो गए हैं, अब आपको मैं पहुंचा देता हूँ वहां वृद्धाश्रम, अब आप यहाँ घर में रह के क्या करेंगे? तो इसका मतलब मैंने मिस रिप्रेजेंट किया, मैंने अपने रिलेशंस को यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज किया, मैंने कोर्सन किया। तो अब इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होता तो ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता, यानी मेरी जो कंसेंट थी फ्री कंसेंट नहीं थी, यानी वो वॉलंटरी नहीं था, कंसेंट जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड थी। तो इस कंडीशन में गिफ्ट भी वाइडेबल गिफ्ट हो गया ये, और इसे भी नल एंड वाइड डिक्लेयर कराया जा सकता है। सर ये सिंघानिया वाला केस इसमें पड़ेगा? रेमंड का जो था, जो उसने पिताजी ने बेटे को सब दे दिया था, फिर उसको निकाल बिल्कुल दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की कोई बात हो सकती है, धमकी से आपने अपने फियर क्रिएट करके ऐसा करा लिया, कुछ भी ऐसा हुआ हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज गिफ्ट जो है एक बार फुलफिल हो गया, उसकी सभी कंडीशंस फुलफिल हो गई तो गिफ्ट रिवोकेबल नहीं होता है जनरली। अब जो दूसरा हम लोगों का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है एक्शनेबल क्लेम। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही राइज होता है कि व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम को अगर समझने के लिए आप अगर चेक से समझें ईजमेंट भी इसे बचा तो है अभी। आप, हाँ इजमेंट में करा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो एक्शनेबल क्लेम के लिए सबसे जो सरल तरीका है आपको समझने के लिए कि एक्शनेबल क्लेम इज ए चेक। चेक तो हालांकि चेक को कवर नहीं करता है एक्शनेबल क्लेम, वो अलग मैटर है, मैं बाद में क्लियर कर दूंगा कि क्या इशू है, लेकिन चेक से आप इसे इजीली समझ जाएंगे, या चेक आप समझ लें, या डीडी समझ लें, या डिमांड ड्राफ्ट समझ लें। तो डिमांड ड्राफ्ट एक पेपर है, ये अपने आप में हमें जो सामान्य जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं उस तरह का कोई प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है। तो यानी उस पेपर में आपका कोई इंटरेस्ट है, उस पेपर में यानी उस चेक में जिस व्यक्ति के नाम से वो चेक दिया गया है उस व्यक्ति का उस चेक में कोई इंटरेस्ट है। तो इसी इंटरेस्ट को हम एक्शनेबल क्लेम कह रहे हैं। वो व्यक्ति जो उसका होल्डर है, यानी हम उसको अब ट्रांसफरी के नाम से कह दें, जिस व्यक्ति ने चेक इशू किया है उसको हम ट्रांसफरर मान लें, और जिस व्यक्ति के फेवर में इशू किया गया उसको हम ट्रांसफरी मान लें। तो ट्रांसफरी का इंटरेस्ट है उस चेक में, और उस इंटरेस्ट को वो क्लेम कर सकता है थ्रू कोर्ट या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, यानी बैंक में जाके क्लेम कर सकता है। तो इसी तरह की बात एक्शनेबल क्लेम में हो रही है कि या तो आपका, और चेक के रिगार्डिंग आपका कोई, आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, यानी चेक के पेमेंट के लिए जो होल्डर सॉरी जो इशुअर है चेक का, जिसने इशू किया है चेक, उसको यानी उसने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है आपको कि हाँ भाई चेक ये मेरा क्लियर हो जाएगा, इस बात के लिए मैं ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर रहा हूं एज ए सिक्योरिटी। तो उसने आपको कोई सिक्योरिटी भी नहीं दी हुई है। तो यही सेम बात अप्लाई हो जाती है एक्शनेबल क्लेम पे, यानी यहाँ पे एक असाइनर होगा, एक असाइनी होगा, और ये दोनों लोग आपस में अपने उसी क्लेम को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब समझिए कैसे। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम अनसिक्योर्ड डेट या लोन है, अनसिक्योर्ड डेट या लोन है, या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है जो कि उस क्लेम का राइट रखने वाले व्यक्ति के पोजीशन में नहीं है। अब चेक पे वही रूल अप्लाई करिए तो सेम वही बात आ गई। चेक में कोई अमाउंट है जो लेने का आपका इंटरेस्ट है,
और वो चेक में जो अमाउंट है वो सिक्योर्ड नहीं है। क्लियर हो गया? इसी तरह से कोई दूसरी मोबाइल प्रॉपर्टी जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो लेकिन वो प्रॉपर्टी मेरे पोजीशन में ना हो, तो इन दोनों को हम मानते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। और जिस प्रॉपर्टी में मैं कह रहा हूं कि मेरा कोई इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को कोर्ट भी रिकॉग्नाइज करे क्लेम के रूप में, तो इन्हीं बातों को हम एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि इसका ट्रांसफर कैसे होता है। यानी एक्शनेबल क्लेम के अगर एसेंशियल्स की हम लोग बात करें तो कोई अनसिक्योर्ड डेट या कोई इंटरेस्ट जो किसी मोबाइल प्रॉपर्टी में हो और जो वो प्रॉपर्टी मेरे अपने पोजीशन में ना हो। अब इसके बाद न्यायालय उसे रिलीफ देने के लिए बेस मानता हो, ग्राउंड मानता हो, आधार मानता हो। और ऐसा जो जिस डेट की हम लोगों ने बात किया, इंटरेस्ट की बात की, वो एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंडीशनल और कंटिंजेंट हो सकता है। यहाँ पे अब छूट दे दी गई कि जो फ्यूचर इंटरेस्ट हमारा है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। एक्शनेबल क्लेम के बारे में ये वर्डिंग यूज की जा रही है। अब इसके बाद इसका ट्रांसफर कैसे होगा एक्शनेबल क्लेम का? तो एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर होगा, यानी पार्टीज की अगर बात की जाए तो पार्टीज का यहाँ पे नाम होता है, जो ट्रांसफरर होता है उसको हम असाइनर कहते हैं, ट्रांसफरी को हम असाइनी कहते हैं, और जो डेट और क्या मामला होगा तो वहां पे वो स्वाभाविक है कि हम क्रेडिटर और डेटर के नाम से उनको जानते हैं। लेकिन जब हम ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के रूप में इनको हम जानेंगे तो हम असाइनर और असाइनी के नाम से इसको जानते हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? तो सब्जेक्ट मैटर जैसा कि हम लोगों ने बात की कि कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो किसी प्रॉपर्टी में या कोई डेट या लोन हो। कंसीडरेशन क्या होगा यहाँ पे? तो एक्शनेबल क्लेम को हम विथ कंसीडरेशन या विदाउट कंसीडरेशन दोनों तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होगा? तो कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई रिटन इंस्ट्रूमेंट होगा, उस पर साइन होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की या ओरल डिलीवरी की बात नहीं की जा रही, यानी जब भी होगा तो रिटन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से होगा विथ साइन और सील। अगर किसी की सील की आवश्यकता होगी तो सील भी होगी, अदरवाइज साइन और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ट्रांसफर होगा। और यहाँ पे कन्वे क्या होता है? तो उस समय कन्वेंस के समय यानी ट्रांसफर के समय ट्रांसफर यानी असाइनर के पास जो राइट्स और लाइबिलिटी होंगी वही राइट्स और लाइबिलिटी जाती हैं ट्रांसफरी के पास। अब इसके बाद राइट क्या होगा उसको ट्रांसफरी के पास? तो वो अपने नाम से, जब एक बार ये ट्रांसफर हो गया तो ट्रांसफरी अपने नाम से क्लेम कर सकता है। तब फिर ट्रांसफरर को बुलाने की या असाइनर को बुलाने की बार बार आवश्यकता नहीं होगी। उसे ये राइट मिल जाता है कि वो अपने नाम से ही उस अमाउंट को या उस इंटरेस्ट को क्लेम कर सकता है। अब इसमें इनकैपेसिटी किसे होती है? कौन ट्रांसफरी नहीं बन सकता एक्शनेबल क्लेम का? तो कोर्ट के जो ऑफिसर्स हैं, जजेस और एडवोकेट्स को यहाँ पे इनकॉम्पिटेंट ट्रांसफरी माना गया है। एक्शनेबल क्लेम के मामले में कोर्ट के ऑफिसर्स, एडवोकेट और जज को इनकॉम्पिटेंट ट्रांसफरी माना गया है, यानी किसी एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफरी ये लोग नहीं हो सकते। ये असाइनर तो हो सकते हैं, असाइनी नहीं बन सकते। अब इसके बाद इसमें एक वारंटी की बात आती है कि जब असाइनर अपने क्लेम को असाइन कर रहा होता है यानी ट्रांसफर कर रहा होता है तो ये वारंटी दे रहा होता है एक तरह से। और ये सभी प्रॉपर्टी के मामले में ये इम्प्लाइड कंडीशन मानी जाती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी जो है किसी भी लेकुना से रहित है, यानी उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ये वारंटी उसके साथ साथ चलती है। आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा जेन्युइन ओरिजिनल पैसा है यानी मनी है। 500 की नोट आप दे रहे हैं तो वो ओरिजिनल 500 की नोट है, ये उसमें वारंटी चलती है साथ साथ। तो इसी तरह की वारंटी चलती है एक्शनेबल क्लेम में कि जिस एक्शनेबल क्लेम को आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो जिससे क्लेम किया जाना है उसकी क्रेडिट अच्छी है, वो पे करने की स्थिति में है। अभी जहां कंफ्यूजन होगा मैं क्लियर करूंगा, पहले पॉइंट्स को पकड़ते चलिए क्या क्या इसमें कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। इसके बाद फिर सेक्शन 5 और 7 की कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अब इसके बाद कहां कहां ये अप्लाई नहीं होता है, यानी उनका नेचर तो एक्शनेबल क्लेम का ही है लेकिन पर्टिकुलर रीजन की वजह से पर्टिकुलर उनके बारे में अलग से लॉ बने हुए हैं, स्पेशल लॉ बने हुए हैं,
इसलिए उन पे टीपीए अप्लाई नहीं करता है, या टीपीए का चैप्टर सेक्शन 130 से लेकर के 137 तक नहीं करते हैं। तो कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं करते हैं? यानी कोई आपका फायर इंश्योरेंस क्लेम है, पॉलिसी है, उस पे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, स्टॉक पे, शेयर पे, डिबेंचर पे, और गुड्स से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है उस पे एक्शनेबल क्लेम से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई नहीं करते हैं। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जैसा कि मैंने चेक के मामले में कहा, तो चेक अपने आप में एक्शनेबल क्लेम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, लेकिन उसके लिए एक अलग से आपका एक्ट बना हुआ है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और वो स्पेशल एक्ट है निगोशिएबल के बारे में, इसलिए टीपीए वहां पे अप्लाई नहीं होता है। अब जब भी आपको समझना होगा तो आप एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इस बात को समझेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे टीपीए या टीपीए का चैप्टर 8 अप्लाई नहीं होता है। अब इस एक्शनेबल क्लेम या इस पूरे इंग्रेडिएंट्स के बारे में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर इसमें क्या है ना, आपने जितने भी ये बताया, फायर इंश्योरेंस क्लेम, ये गुड्स का क्लेम, या जो भी निगोशिएबल या प्रोविजनल नोट वगैरह भी होते हैं, तो सर अगर ये शामिल नहीं तो एक्चुअली शामिल क्या है? फिर कोर्ट का ऑर्डर ही बचा कि अगर कोर्ट के ऑर्डर में हमें कोई चीज मिल चल रहा है। बात आपकी, हाँ बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है। तो मैटर ये है कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी कि टीपीए बिल्कुल जनरल लॉ है, अपने आप में सभी तरह के ट्रांसफर को डील करता है, लेकिन इसके अलावा यदि कोई स्पेशल लॉ बना हुआ है तो वो स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा और टीपीए वहां पे अप्लाई नहीं होगा। इसी संबंधित मैंने ये भी बात की थी आपसे कि जो टेनेंसी एक्ट बने हुए हैं अलग अलग स्टेट के, तो लीज भी उसके बाहर चला जाता है। सर वो मैं पूछ रहा हूँ, एक्शनेबल क्लेम का एक्चुअल में, प्रैक्टिकल में हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं कि ऐसा हुआ तो एक्चुअल एग्जांपल आप ये देंगे कि ए ने बी को 100 रुपया उधार दिया, क्रेडिट किया, उसको लोन दिया। अब बी को पैसे की आवश्यकता है, सॉरी, ए ने बी को क्रेडिट किया, यानी ए का लोन है बी के ऊपर। अब ए को पैसे की जरूरत है और बी उस समय पैसे देने की स्थिति में नहीं है, तो अब ए जो है सी के पास जाता है और सी से कहता है कि मेरा बी के ऊपर लोन है लेकिन वो देने की स्थिति में नहीं है, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें 10% कमीशन दूंगा और तुम ये लोन जो है ले लो और उससे रिकवर कर लेना बाद में। तो अब सी जो है 100 रुपए दे देता है या 90 रुपए दे देता है ए को, ए का भी काम चल गया और सी को भी कुछ बेनिफिट हो गया, सी ने वो परचेज कर लिया। तो अब ये एग्जांपल आप देंगे वहां पे। तो अभी ट्रांजैक्शन में आपने चेक डिस्काउंटेड का एक कॉन्सेप्ट चलता है कि चेक इश्यू कर दिया, बाद में बैंक से उसको डिस्काउंट करा लिया, डीडी का भी रहता है उसमें। आप सभी ट्रांजैक्शंस को आप कुछ भी दीजिए, लेकिन आपने कहा कि चूंकि चेक पे अप्लाई नहीं होता है टीपीए, इसलिए आप ऐसा एग्जांपल बताइए जो इस पे अप्लाई हो जाए। तो मैंने कहा कि लोन आपने दिया, उस लोन को आपने ट्रांसफर कर दिया किसी थर्ड पार्टी को, बस बात खत्म। अब सर चेक का इसमें एक एग्जांपल और हो सकता है कि जैसे बैंक का कोई लोन है वो डिफॉल्ट हो जाता है, कस्टमर पे नहीं कर पाता, तो लेट से अगर एग्जांपल है कि वो 1 लाख का लोन था और कस्टमर चला गया, वो दे नहीं रहा लोन, तो बैंक क्या करता है कि उस पर्टिकुलर जो 1 लाख रुपए की राइट है, उस राइट को वो किसी अंडर राइटर को बेच देता है 20,000 रुपए में, कि अब आप जाके कस्टमर से 1 लाख रुपए खरीद, मतलब 1 लाख रुपए वसूलने का राइट तो है आपके पास, तो आप 20,000 में खरीद लो, आप 30,000 वसूलो, 50,000 वसूलो, 1 लाख तक आप वसूल सकते हो। तो इस प्रॉफिट के लिए तो ये अब मेरी बात आप सुनिए, आपको ये 20,000 50,000 ये 5 रुपया या 10 रुपया जो मैंने एग्जांपल दिया कमीशन की बात कही, ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा कि क्यों ऐसी नीड क्यों होगी। जैसे आप बार बार पूछते हैं कि ऐसी क्यों, अभी आपने क्वेश्चन पूछा पहले ट्रांजैक्शन में कि कोई व्यक्ति क्यों एक्युमुलेशन की बात करेगा, तो मैंने इसलिए बता दिया कि 10 रुपए के लालच में करेगा, लेकिन आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है। आपको सिर्फ लिखना है कि ए ने बी को लोन किया, बी लोन देने की स्थिति में नहीं है और ए को पैसे की आवश्यकता है, तो ए ने सी को वो लोन ट्रांसफर कर दिया। बाकी आपको वो लोन कमीशन अगला ये सारी बात आपको नहीं लिखनी है। ओके सर, ओके यार इंश्योरेंस भी है इसमें सर, इंश्योरेंस भी कवर होता है। हाँ, केवल फायर इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होगा, जनरल इंश्योरेंस पे अप्लाई होगा।
एक्शनेबल होता है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके बता दीजिए। अरे सर जी, आप लोग क्यों एक एक अनिल जी ट्रांजेक्शन के आगे चक्कर में पड़े टाइम हुए नहीं हैं? है। अरे मित्रों, तुम बात सुन लो बस सर की, इतना ही कर लो। यहाँ आज आप लोग राम कथा सुनने आए हैं, आप ये सुनने नहीं आए कि सीता जी को क्यों रावण लेके गया, नहीं ले जाना चाहिए था। इसकी जगह एक आधा टॉपिक बाद में पूछ लेंगे, वो बढ़िया है। ठीक हाँ है सर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ईजमेंट करिए आप। हाँ, तो ये अब बहुत ईजमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक्शनेबल क्लेम, इसलिए थोड़ा सा इसको जानना जरूरी है। सर वो नहीं इजमेंट नहीं, बता दो, इजमेंट बता दो बस अब। हाँ, तो ईजमेंट का जो टॉपिक आपका है, ईजमेंट को बेसिक तौर पे आपको समझना है। पड़ोसी की आपकी दो लोगों की जमीन है और उन दोनों प्लाट्स पे पड़ोसी ने मकान नहीं बनाया और आपने मकान बना लिया। तो जब आपने मकान बनाया तो पड़ोसी आपका अमेरिका में रहता था, वो देखने नहीं आता था इस वजह से, या आपने पड़ोसी से अपना निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम्हें अभी 2 साल 5 साल नहीं बनाना है, तो मैं तुम्हारी तरफ खिड़की खोल लेता हूँ और जब तुम्हें आवश्यकता होगी मकान बनाओगे तो मेरी खिड़की बंद कर देना, दीवार बना लेना, या मैं बंद कर लूंगा, खिड़की अपनी तोड़ लूंगा। तो पड़ोसी मान गया और आपने पड़ोसी की तरफ खिड़की खोल दी और पड़ोसी को अगले 20 सालों तक कोई आवश्यकता नहीं हुई, वो मकान बनाने के लिए नहीं आया और आपकी खिड़की खुली रही। उस खिड़की से आप हवा और प्रकाश लेते रहे। जब 20 साल पूरा हो गया, जब आपका पड़ोसी आया मकान बनाने के लिए, उसने कहा भाई अपनी खिड़की बंद कर लो, तो आपने कहा कि कैसी खिड़की बंद करना है, ये तो मेरा राइट है, ये तो मेरा प्रकाश और हवा यहीं से आता है, पूरे मकान में कहीं मेरी खिड़की है नहीं, 3 तरफ से तो मकान ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं ये खिड़की बंद नहीं कर सकता। तो वो व्यक्ति जब कोर्ट जाएगा तो कोर्ट उसे कहेगा कि भाई तुम 20 साल तक कहाँ थे, अब तुम्हारे पास खिड़की बंद कराने का राइट नहीं। तो ये जो खिड़की से हवा और प्रकाश पाते रहने का आपका राइट है, इसी को हम कहते हैं इजमेंट्री राइट। यानी दो कंजॉइनिंग प्रॉपर्टीज का आपस में एक प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए दूसरी प्रॉपर्टी पे कोई राइट क्रिएट होना, इसी को हम राइट टू इंजॉयमेंट, सॉरी, राइट टू इजमेंट कहते हैं। पहले बेसिक आपको ये पता चल गया कि व्हाट इज इजमेंट। अब इसके बाद बात आती है कि ये क्रिएट कैसे होता है या इसका जन्म कैसे होता है। तो या तो ये प्रिस्क्रिप्शन से, यानी लंबे समय तक यूज करने से हो गया, जैसा मैंने कहा 20 ईयर्स, और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी तो 30 ईयर। दूसरा तरीका है नेसेसिटी की वजह से, यानी आवाज कट गई। इसको हम कहते हैं आवाज कट रही है सर इजमेंट आपकी, ऑफ आवाज कट रही है। नेसेसिटी, और उसको कहते हैं लंबे समय तक यूज करने वाले सर आवाज कट रही है। को सर आवाज कट रही इजमेंट है। ऑफ प्रिस्क्रिप्शन या इजमेंट बाई प्रिस्क्रिप्शन। सर आवाज कट गया आपका। सर आप एक बार दोबारा से लॉग इन कर लीजिए, हो सकता है कि आवाज क्लियर आ जाए। मिश्रा जी ये 3-4 है ना टर्म्स, थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा लेना। कौन से? एक मार्शलिंग हो गया, एक कंट्रीब्यूशन हो गया, एक सबरोगेशन हो गया। ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, लिखने में आसान हो जाएगी। ये तो मैं ही पहली बार सुन रहा हूँ, ये तो डरा दिया आपने। ये उसमें आ सकती है ना शॉर्ट नोट में। अच्छा, मैं पूछूंगा, चलो आप पूछ कहूंगा। लेना सर से। बस उस टाइम आप सपोर्ट कर देना, उस टाइम सपोर्ट कर देना आप। हेलो, हाँ सर। आ रही है आवाज? सर एक चलिए बार सब आप डिस्कनेक्ट करके सर कनेक्ट कर लो, ये आवाज कट रही है काफी 2-3 मिनट से। अरे भाई साहब दोबारा नहीं जुड़ते फिर? नहीं जुड़ जाएंगे सर के हाथ में है जुड़ना। नेट का मामला ऐसा ही है। सर पवन सर पवन सर ही तो नहीं जुड़ रहे हैं। ऑनलाइन तो दिख रहे हैं सर।
अभी दिखाई तो नहीं दे रहे मैडम हमें तो। ये व्यू ओनली चल रहा है अभी। तो सर अगर आपके पास टाइम है तो ईजमेंट तो बहुत सिंपल है, आप मॉर्टगेज और रिडेम्पशन और सब्रोगेशन करा दीजिए, वो ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, वो जो सतीश जी ईजमेंट तो जो इजी है बता सर। रहे थे ना, सतीश जी सर ये का तीन चार टर्म है ना, मेन मार्शलिंग, कंट्रीब्यूशन, हाँ सर, सब्रोगेशन, ये थोड़ा हाँ सा क्लियर कर रिडेम्पशन दो। सब्रोगेशन, हाँ जी, और मार्शलिंग। 10-15 मिनट में आपको क्या करना है, आप लोग पहले अपना सर यही करना है जो ईजमेंट कंसेप्शन बहुत बना इजी के है, मुझे बता ईजमेंट रहने दीजिए। दीजिए, ईजमेंट ईजमेंट रहने बहुत दो इजी जी। है, रहने दीजिए, सब पढ़ लेंगे खुद। हाँ हाँ ईजमेंट रहने दो। बस हाँ सतीश सर जी इजी जो है, हाँ सब कह रहे बताइए कुछ थे क्या पढ़ वही करना लेंगे, है, करा दो। आप ये करा दीजिए। क्या करना है। मार्शलिंग। सर अच्छा, सब्रोगेशन, मार्शलिंग, मार्शलिंग का मतलब, कंट्रीब्यूशन, सब्रोगेशन। हाँ रिडेम्पशन, ठीक है। अब सब्रोगेशन और मार्शलिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूशन करा दीजिए सर। हाँ हाँ, ये चारों आप सुनिए। मार्शलिंग का मतलब है, जैसा वर्ड मार्शलिंग का मतलब है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट किस बात का, एडजस्टमेंट ऑफ लोन और एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब जब सेल के रिगार्डिंग मार्शलिंग की बात होगी तो वहां पे केवल और केवल सेल का कंसेप्ट बीच में आ जाएगा, अदरवाइज कंसेप्ट बिल्कुल वही है मार्शलिंग का, यानी एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोग बात करते हैं मॉर्गेज के रिगार्डिंग, क्योंकि मॉर्गेज के रिगार्डिंग ही ये ज्यादा पूछे जाने के चांस होते हैं, और ये छोटा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यानी वेरी शॉर्ट में ये 4 नंबर में ही आना है। तो मार्शलिंग में होता क्या है कि एक प्रॉपर्टी है मेरे पास, सॉरी मेरे पास कई प्रॉपर्टीज हैं, मान लीजिए 5 प्रॉपर्टी है। तो उस 5 प्रॉपर्टी को मैंने आप लोगों के पास मॉर्गेज कर दिया है, और मॉर्गेज करने के बाद मैंने से उसमें से एक प्रॉपर्टी किसी दूसरे को फिर से मॉर्गेज कर दी, और ये लीगल है, ये लॉफुल है। मॉर्गेज की हुई प्रॉपर्टी को फिर से मॉर्गेज किया जा सकता है। तो जब मैंने दूसरे को मॉर्गेज की, तो आप लोग अब अपना पैसा लेना चाहते हैं। आप लोग अपना पैसा लेना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति को सेकंड चांस में मॉर्गेज किया गया है, उस पर्सन को, यानी मैं अब नाम दे दूं कि मैं एक व्यक्ति हूं ए, आप लोग हैं ग्रुप जी, और एक थर्ड पार्टी है टी। तो टी पार्टी जो है उसको एक राइट दिया गया है कि यदि जो 4 प्रॉपर्टी अभी भी आप लोगों के पास है, उस 4 प्रॉपर्टी से रिकवरी हो सकती हो तो रिकवरी कर ली जाए, और थर्ड पार्टी को जो प्रॉपर्टी दी गई है उस प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व न किया जाए। सेल करके आप रिकवरी करना चाहते हैं, या जिस भी मोड और मेथड से रिकवरी चाहते हैं, तो उस मोड और मेथड में उस थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व न किया जाए। रिकवरी नहीं हो पाएगी आप लोगों की, तब उस प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व किया जाएगा। इसी थर्ड पार्टी के राइट को हम कह रहे हैं मार्शलिंग। यानी आप क्या एडजस्ट कर रहे हैं, लोन को या इंटरेस्ट को एडजस्टमेंट कर रहे हैं। लीगली तो आपका 5 प्रॉपर्टी पे राइट है, लेकिन सुविधा की वजह से, व्यवहारिकता की वजह से थर्ड पार्टी को एक छूट दी जा रही है कि उसकी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाए यदि आपका लोन रिकवर हो सकता हो इन 4 प्रॉपर्टी से, और सेल के मामले में भी यही रूल अप्लाई हो जाता है। अब इसके बाद बात की जाए कंट्रीब्यूशन की। सर एक एक पॉइंट तो है इसमें, ये सेल करनी है थर्ड पार्टी को, या उसको भी मॉर्गेज ही किया है? कहीं मैंने सेल पढ़ा है इसमें। मैंने आपको कहा कि सेल में भी मार्शलिंग है और मॉर्गेज में भी मार्शलिंग है। तो जब हम सेल के रिगार्डिंग पढ़ेंगे तो थर्ड पार्टी को सेल हो जाएगा, और जब मॉर्गेज के रिगार्डिंग पढ़ेंगे तो थर्ड पार्टी को मॉर्गेज हो जाएगा। यही डिफरेंस होना, बाकी सेम कंसेप्ट वही है। तो जब सेल की आप बात करेंगे तो मार्शलिंग वहां पे है सेक्शन 56 में, और जब आप मॉर्गेज के रिगार्डिंग बात करेंगे तो मार्शलिंग है सेक्शन 81 में। देख लीजिएगा एक बार, 81 में कंफर्म नहीं 81 ही है सर, ठीक है, ठीक हो पा रहा ठीक हूँ, है, ठीक 81 में ही है संभवतः ये। और कंट्रीब्यूशन है सेक्शन 82 में। कंट्रीब्यूशन की बात की गई है सेक्शन 82 में।
तो कंट्रीब्यूशन में भी सेम यही बात है कि हाँ ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन में बात यह है कि जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी दी गई थर्ड पार्टी को, और इन 4 प्रॉपर्टी से लोन की रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो अब थर्ड पार्टी की क्या लायबिलिटी होगी, इसी को कहते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करेगा अपने शेयर को, तो इसी को हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। तो अब वो उल्टा हम बात कर रहे हैं उसके कंट्रीब्यूशन की, आवाज कट रही है। उल्टा कंसेप्ट हो जाएगा, तो बाकी ये सेम मार्जिनिंग वाला कंसेप्ट होगा। सर एक बार दोबारा से बता दीजिए इसको। क्लियर नहीं हुआ सर, आवाज आवाज कट नहीं गई आ सर रही थी आपकी। आपकी। हाँ, मैं कंट्रीब्यूशन को बता रहा था। तो मार्शलिंग होती है तो हम छूट देते हैं उस व्यक्ति है, तो उस थर्ड पार्टी की लायबिलिटी को फिक्स करने की बात होती है कि उसकी लायबिलिटी क्या होगी, कितना होगी। तो कितना होगी उसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, डेट के रिगार्डिंग, इसीलिए हम उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन, यानी मार्शलिंग का उल्टा हो जाएगा। टच की सॉरी सर बिल्कुल ही आवाज क्लियर नहीं हुई सर, कुछ समझ नहीं आया कंट्रीब्यूशन। सर आपकी ना आवाज बहुत कट रही थी, एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दीजिए प्लीज। अब चेक करिए, आवाज आ रही है? हाँ जी अब आई। हेलो, हाँ सर। हाँ जी सर, हाँ एक जी बार सर। कॉन्ट्रीब्यूशंस प्लीज रिपीट कर दीजिए। हेलो। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मार्शलिंग में हम लोगों ने देखा कि थर्ड पार्टी को हम एक्सक्यूज दे रहे थे, छूट दे रहे थे, और कंट्रीब्यूशन में हम उल्टा करते हैं, यानी लोन का रीपेमेंट उन प्रॉपर्टी पर की गई है या मॉर्गेज की गई है, उस प्रॉपर्टी की लायबिलिटी क्या होगी, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा उस लोन की रिकवरी में। तो इसी रिकवरी को या इसी को हम कंट्रीब्यूशन का नाम दे रहे हैं। तो उसका शेयर क्या होगा, उसकी लायबिलिटी क्या होगी कि उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू के रिगार्डिंग वो कंट्रीब्यूट करेगा उस लोन को रीपेमेंट करने में। इसी थियरी को हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। अब हाँ जी हेलो। सर। सर ये अब कह रहे हैं नेक्स्ट जैसे टॉपिक अगर जैसे 1 लाख का है हम सर लोगों आप का और क्या बता रहे थे सतीश जी? हेलो सर, आवाज हेलो। आ रही है? सब्रोगेशन सर ये सर सब्रोगेशन एंड रिडेम्पशन प्लीज करा दीजिए। सब्रोगेशन, तो अब सब्रोगेशन में हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी अब आई। हाँ, दोनों करा। आवाज आ रही कि नहीं? हाँ जी सर अब आ रही है आवाज। हेलो। हाँ जी सर आ रही है। हेलो। हाँ जी सर हाँ जी अब आ सर रही आ है, अब आ रही रही है, है। तो प्लीज कंटिन्यू करिए। सब्रोगेशन में क्या हो रहा है कि यस तो सर। हाँ जी सर, सब्रोगेशन क्लियर का आ रही मतलब है। ये है, बेसिक मतलब कि हाँ, तो कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है। हाँ, तो अब सुनिए ध्यान से, मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है, या उसको कौन कौन सी पार्टीज हैं जो उस मॉर्गेज को वापस ले सकती हैं, रिडीम करा सकती हैं। तो अब सबसे पहले जानना पड़ेगा कि रिडीम क्या है। तो राइट टू रिडीम को वापस लिया जाना, इसी को कहते हैं राइट टू रिडीम, और इसको बताया गया सेक्शन 60। सर ये सब मॉर्गेजर द्वारा प्रॉपर्टी को
सर ये सब सेक्शन 60 बेसिक बता में दीजिएगा राइट सर। टू रिडीम बेसिक फंडामेंटल राइट। सब्रोगेशन का मतलब है कि वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो मॉर्गेजी से रिडीम कराने में हेल्प कर सकते हैं या रिडीम करा सकते हैं। तो उन व्यक्तियों का नाम जो है कहाँ पे लिखा गया है, उन व्यक्तियों का जो वर्णन किया गया है वो सेक्शन 91 में किया गया है। तो सेक्शन 91 में क्या कहा गया कि मॉर्गेजर से भिन्न कोई व्यक्ति या उससे जो अलग व्यक्ति कौन होगा, जिसका उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है, ऐसा कोई पर्सन प्रॉपर्टी को रिडीम करा सकता है। और उन पार्टीज में से किसी ने रिडीम कराया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा कि जिस व्यक्ति ने यानी रीपेमेंट उसने किया होगा, पेमेंट किया होगा लोन को और डेट को, तो लोन या डेट को पे करने के बाद उसने प्रॉपर्टी को रिडीम करा दिया, तो रिडीम होकर के प्रॉपर्टी किसके पास आएगी, मॉर्गेजर के पास आ जाएगी। तो प्रॉपर्टी मॉर्गेजर के पास आएगी तो फिर रिडीम कराने वाले व्यक्ति का क्या इंटरेस्ट होगा, उसका क्या होगा, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो उसी बात को हम कहते हैं सब्रोगेशन। तो जिस व्यक्ति ने अपने किसी इंटरेस्ट की वजह से प्रॉपर्टी को रिडीम कराया, रिडीम कराने में हेल्प की, हेल्प करने का मतलब कि मॉर्गेजर को पैसा दिया होगा, मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी को रीपे किया होगा, तो ऐसे पर्सन का जो राइट है वो मॉर्गेजी की जगह पे रिप्लेस हो जाता है। यानी मॉर्गेजी के पास जितने राइट थे वो सभी राइट आ जाते हैं उस रिडीम कराने वाले व्यक्ति के पास। अब इसको आप प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझें। मान लीजिए मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी आप लोगों के पास मॉर्गेज की और मेरे पास, और मैंने आप लोगों से पैसे लिए, उस पैसे को देने की मेरी स्थिति नहीं बन पा रही है और दूसरा एक व्यक्ति मुझे हेल्प करता है उस लोन को चुकाने में। तो जिस व्यक्ति ने मुझे हेल्प की है लोन को रीपे करने के लिए, उस व्यक्ति का क्या राइट होगा, वही सेम राइट होगा जो आप लोगों का राइट मेरे अगेंस्ट था। तो अब हुआ क्या इस केस में कि जो थर्ड पार्टी आया मेरे लोन को रीपे करने में हेल्प करने के लिए, वो अब मेरा मॉर्गेजी बन जाएगा। यानी वो व्यक्ति मेरा मॉर्गेजी बन जाएगा और मैं उसका मॉर्गेजर जैसे पहले था उसी तरह से बना रहूंगा। तो यानी यहाँ पे हुआ क्या पूरे केस में कि जो थर्ड पार्टी है वो एक्सचेंज हो गया उसका, यानी वो सब्स्टिट्यूट हो गया उस मॉर्गेजी का, रिप्लेस हो गया वहां पे, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्टीज। यानी सब्रोगेशन को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट ऑफ पार्टी, तो किन पार्टीज का रिप्लेसमेंट हुआ, थर्ड पार्टी का मॉर्गेजी की जगह रिप्लेसमेंट हो गया। यानी मॉर्गेजी के शू में पैर रख लिया थर्ड पार्टी ने। इसी बात को आप कह रहे हैं सब्रोगेशन। तो सब्रोगेशन दो काइंड का होता है, एक लीगल सब्रोगेशन और दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल सब्रोगेशन। तो जो लीगल सब्रोगेशन है वो कब अप्लाई होगा, वो तब अप्लाई होगा जब 91 में बताई गई पार्टीज ने रिडीम कराया हो, तो वो पार्टी अपने आप मॉर्गेजी की जगह रिप्लेस हो जाती है और उसी को हम सब्रोगेट कहते हैं, सब्रोगेशन कहते हैं। दूसरा केस कब होगा, जब वो 91 में, सेक्शन 91 में बताई गई पार्टीज नहीं थी, कोई थर्ड पार्टी था और उसने लोन को रीपे करने में हेल्प की, तो वो तब रिप्लेस होगा जब मेरे और उस थर्ड पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो और कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशन मेंशन की गई होगी, तब वो रिप्लेस होगा मॉर्गेजी की जगह। और इसी को हम कॉन्ट्रेक्चुअल या आप कह सकते हैं कि हम इसको एक नाम देते हैं, यानी कि जिसे आप परंपरागत कहते हैं, परंपरागत सब्रोगेशन। तो इस तरह से ये दो तरीका होता है सब्रोगेशन का। और सब्रोगेशन का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति रिडीम कराने में हेल्प कर रहा है वो मॉर्गेजी की जगह रिप्लेस हो जाता है। ठीक है सर, रिप्लेसमेंट आ गया ऑफ समझ। पार्टीज। ओके सर। बिल्कुल। तो सर ये अब मुझे लगता है कि अब आप टीपीए का अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे सर और एक ढेर सारी एक शुभकामनाएं और आप लोगों पूछना है सर, एक क्वेश्चन छोटा सा है सर, ये प्रेसिडेंट एंड सब्सिक्वेंट ये क्या होता है? को। बाकी कोई छोटा मोटा हम्म 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 ये प्रेसिडेंट एंड हम्म, कंडीशन
सब्सिक्वेंट, ये क्या कंडीशन होती है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। जैसे हम लोगों ने बात की थी जब हम लोग सेक्शन 5 में या वैलिड ट्रांसफर की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने बात की थी कि कंडीशनल ट्रांसफर भी हो सकता है और एब्सोल्यूट ट्रांसफर भी हो सकता है। तो एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो गया तो कोई बात ही नहीं है। ट्रांसफर अगर कंडीशनल है तो उसका क्या मतलब हुआ? तो कंडीशनल ट्रांसफर दो तरीके से हो सकता है। एक, उसमें कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जिस कंडीशन को फुलफिल करेंगे आप तब आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, और दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि प्रॉपर्टी पहले आपको मिल जाएगी, बाद में आपको कंडीशन फुलफिल करनी होगी। बाद में कंडीशन आप फुलफिल नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी आपसे ले ली जाएगी और वापस दूसरे के पास चली जाएगी। तो जो कंडीशन आप ट्रांसफर के यानी इंटरेस्ट क्रिएट होने के पहले फुलफिल करते हैं उसको हम कंडीशन प्रेसिडेंट कहते हैं, और जिस कंडीशन को आप इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद फुलफिल करते हैं उसको हम कहते हैं कंडीशन सब्सिक्वेंट। तो कंडीशन सब्सिक्वेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है और कंडीशन प्रेसिडेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना आवश्यक नहीं है। सब्सटेंशियली भी आपने फॉलो कर दिया तो मान लिया जाता है कि वो फॉलो हो गई। और कुछ एग्जांपल से समझाइए सर, एक एग्जांपल दे दीजिए। एग्जांपल ये है इसका, मैंने आप लोगों को कहा कि आपको मैं ये टीपीए का लेक्चर दे रहा हूं और ये लेक्चर को एंजॉय करके आप अपना टीपीए का एग्जाम दीजिएगा। आपके यदि 60 मार्क्स आते हैं तो ये लेक्चर आपके पास रहेगा। मान लीजिए मैं रिकॉर्डिंग दे रहा था आपको, तो मैंने कहा कि रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। अदरवाइज अगर आपके 60% मार्क्स नहीं आए तो ये रिकॉर्डिंग चली जाएगी नेक्स्ट बैच के पास। तो ये है कंडीशन। कैसी कंडीशन आपको फील हो रही है? कंडीशन सब्सिक्वेंट। मैंने दे दिया आपको, हाँ दे दिया, उसके बाद आप फुलफिल नहीं करेंगे तो दूसरे के पास चला। यहाँ पर सर अनसर्टेन कंडीशन होती है। और कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप टीपीए के अपने पेपर में 60% मार्क्स लाएंगे तब मैं आपको अगले पेपर में अच्छे से लेक्चर दूंगा या अगले क्लास के लेक्चर की रिकॉर्डिंग दूंगा। तो ये हो गया कंडीशन प्रेसिडेंट, यानी जिस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद आपको प्रॉपर्टी मिलेगी उसे आप कहेंगे कंडीशन प्रेसिडेंट, और जिस कंडीशन को प्रॉपर्टी पाने के बाद फुलफिल करना होगा उसे आप कहेंगे कंडीशन सब्सिक्वेंट। और कुछ? चलिए तो एंजॉय करिए इन सारी बातों को आप लोग, और आई होप कि आप अच्छे से अपना पेपर कर पाएंगे। और थैंक यू सर।